बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। और हमेशा स्टार्ट में मैं कहती हूँ कि खुदारा आप कोशिश करें, बल्कि 100% कोशिश करें कि जैसे ही आप अपने दिन का आगाज़ करें, मस्बत थाट्स के साथ दिन का आगाज़ किया करें, ताकि पूरा दिन आपका खूबसूरत हंसते खेलते मुस्कुराते जो है वो आपका दिन गुजरे। आज जो हमने डिफरेंट टॉपिक्स का इंतखाब किया बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, जिस पे हम बात करेंगे। अभी जो फर्स्ट हमारा सेगमेंट है, टॉपिक है, जिस पे हम बात करने लगे हैं डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर, डिफरेंट फेस्टिवल्स के हवाले से बात करेंगे। इवेंट्स की अगर बात करूँ जिसमें नॉर्मल इवेंट्स हो सकते हैं, फैशन शोज़ के हवाले से हो सकते हैं, जिसमें डिफरेंट मॉडल्स ने बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसेस पहने हुए थे। और आज के अगर मैं अपने आज की खूबसूरत ड्रेस की बात करूँ, ये है राबिया कलेक्शन का। सो आपने अगर प्यारे प्यारे ड्रेसेस देखने हो तो डिफरेंट डिज़ाइनर्स की आउटलेट विजिट कर सकते हैं, या और खूबसूरत ड्रेसेस के हवाले से आपने ख़ुद का मुहासना करना हो तो आप डिफरेंट इवेंट्स में जाया करें। डिफरेंट इवेंट्स में जो है आप जाकर जो बदलता ट्रेंड है, फैशन है, कलर्स है, हर चीज़ के बारे में आपको हाउनो होती है। आज जो मैं बात करने वाली हूँ डिफरेंट इवेंट्स की या फेस्टिवल्स की जो हम बात करेंगे, मैं अगर कोविड के बाद के दिनों की बात करूं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंडस्ट्री मामूल के मुताबिक हुई तो है, लेकिन उस तरह नहीं जैसे कोविड से पहले हम देखते थे। बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते थे, जिसमें हम फैशन इंडस्ट्री की बात करें बूस्ट पे थी, अदर दीगर जो इवेंट्स जो दीगर फेस्टिवल्स होते हैं उनकी बात करें तो वो भी उनका भी एक बूस्ट था। लेकिन टाइम के साथ साथ ये नहीं कि कोविड के बाद ये चीज़ें कम होती चलेगी। अब लोग कोशिश कर रहे हैं उस रूटीन में वापस आ सके, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आई थिंक उन्हें प्रॉब्लम्स अब भी उनको फेस करनी पड़ी। अगर मैं बात करूँ महंगाई के हवाले से, तो लोग इसका रोना शुरू कर देते कि अपनी चीज़ें पूरी नहीं पड़ रही, हमने किसी इवेंट को स्पॉन्सर क्या करना है या इवेंट ऑर्गेनाइज हमने किस तरह से करवाना है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो इस वक्त भी मुझे लगता है कि बेचारे जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं उनको इन मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो आज इसी पे हम बात करेंगे, इसी पे हम जानेंगे कि आया वो क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या वजूहात हैं कि इंडस्ट्री वापस उस तरफ नहीं आ पा रही। जैसे बैक टू बैक इवन कॉम्पिटिशन्स थे, क्या इसने एक इवेंट करवाया ना तो दूसरा उसके मुकाबले में आ जाता था कि मैंने इससे और अच्छा करवाना है ताकि मेरी वाह वाह हो जाए। अब वो कॉम्पिटिशन भी ख़त्म हो चुका है। अब तो बस नॉर्मल हम देखें तो वो भी इवेंट हमें बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो इसी पे हम बात करेंगे और हमें इसमें मज़ीद इन डिटेल बताने के लिए ज्वाइन किया है जी नदीम मलिक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम नदीम जी। कैसे हैं आप? जी शुक्र आपका। बहुत शुक्रिया नदीम, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच नदीम। मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आप इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, डिफरेंट सेलिब्रिटी शूट्स आप करवाते हैं, मतलब किसी न किसी काम में आपने खुद को उलझा के रखा हुआ है। ये बताएं कैसे इस तरफ आने का, मुझे तो पहले ये बताएं कि सोचा कैसे? असल में बेसिकली ये होता है कि ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग बड़ी इटसेल्फ एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, क्योंकि क्रिएटिव काम करने का मौका मिलता है। फिर हम कोई स्पेसिफिकली एक इवेंट तो नहीं करते, मतलब जस्ट वन काइंड ऑफ इवेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स होते हैं हमारे पास। उसमें जैसे कुछ लोग आते हैं कि हमारे एग्जैक्टली अब जैसे कुछ डिजाइनर्स हैं वो अपनी नई कलेक्शन लॉन्च करते हैं, तो वो कहते हैं जी कि हमें ना इसके लिए चाहिए मॉडल ऐसी होनी चाहिए, थीम ऐसी होनी चाहिए, लोकेशन जो है ना वो हमें कोई ऐसा फोर्ट हो या हिस्टोरिकल प्लेस हो, मतलब तो इसमें यू नो कि इटसेल्फ एक काम के साथ साथ एक न्यू लर्निंग, तो अब कुछ ना कुछ डिफरेंट जगहों पे जाना, डिफरेंट चीजें सीखना, डिफरेंट लोगों से मिलना, डिफरेंट एक्सपीरियंस होता रहता है। अच्छा, फिर वेडिंग्स इवेंट्स भी हम लोग जैसे करते हैं। अब उसमें लोग आते हैं जी कि हमने मेहंदी का इवेंट करना है, तो हमारे इतना क्राउड होगा, ये थीम हो, ये सेटअप हो, ऐसे हो वैसे हो, हमारी ड्रेसिंग, बल्कि वो हमसे पूछे कि ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, हमने वो फिर वो थीम के अकॉर्डिंग सारी चीजें। तो ये मतलब आपको पता है कि हर इवेंट की अलग एक थीम होती है, एक अलग लर्निंग होती है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है हम लोगों को कि काम के साथ साथ आपकी लर्निंग भी हो रही होती है और अर्निंग भी हो रही होती है। लर्निंग भी और अर्निंग में तो डेफिनेटली एक इंटरेस्ट अर्निंग तो बहुत जरूरी है जी। ठीक है, लर्निंग तो होती रहती है, लेकिन आजकल मेरे ख्याल से अर्निंग सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है। अच्छा मुझे ये बताएं नदीम, जिस तरह आपने कहा डिफरेंट आप इवेंट्स करवाते हैं, डिफरेंट चीज़ों, मतलब सिर्फ एक मखसूस चीज़ नहीं है, मल्टीपल चीज़ें जिसमें आप ऑर्गेनाइज करवाते हैं। कभी ऐसा हुआ, मेरे ख्याल से होता होगा ये, लेकिन हम आपसे क्लियर करते हैं कि क्लाइंट आपके पास आया है, बजट अब उसका बहुत ही लिमिटेड सा है, लेकिन वो सपने देख रहा है बहुत बड़े बड़े, तो वो कह रहा है कि उस बजट के अंदर मुझे एक अच्छी चीज़ चाहिए, और बस वो आप लोगों पे आपको प्रेशराइज कर रहा है कि मुझे चाहिए। अब आप मजबूर हैं कि क्लाइंट को मना भी नहीं कर सकते, तो क्या कभी ऐसा हुआ?
अब देखिए कोविड के बाद अभी आपने जैसा बताया ना कि कोविड से पहले तो ये होता था ना, लोग आते थे हमारे पास कि फॉर एग्जांपल बर्थडे पार्टी है, वेडिंग इवेंट है या कोई लॉन्चिंग है, ठीक है, तो उस पे हमें बताते थे हम कि जी हमारे इतने पर्सन होंगे, ये चाहिए हमें, हम उनको उसके अकॉर्डिंगली ना हम एक बजट बना के दे देते थे, ठीक है, या जो हम ऑलरेडी इवेंट्स होते थे या हमारे पास सेटअप्स होते थे, हम उनको बताते थे भाई ये चाहिए, ओके। अच्छा, कोविड के बाद ये सिचुएशन चेंज हुई है कि वाली बात सही है, हर बंदा चाहता तो है कि बड़ा यूनिक हो, बड़ा आउट क्लास डिकोर हो, ऐसे मतलब दिस एंड दैट, लेकिन डेफिनेट देखिए आपको पता है कि आजकल जो कि ट्रेंड चल रहा है ना महंगाई का, पहले जैसे मतलब इवेंट वाले जो टीम है, डिकोर वाले हैं, म्यूजिक, साउंड, आपको पता है इटसेल्फ कितना कॉस्ट पड़ चुकी है, अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी लगाए ना तो वो फिर बात काफी ओवर बजट में चली जाती है, लेकिन स्टिल अभी भी हमारे पास लोग आते हैं कि जी हमारी शादी है, और शादी आपको पता है जिंदगी में एक ही दफा होती है, तो हम चाहते हैं कि उसको बड़ा यादगार बनाए, लेकिन जब बजट में बात आती है फिर वो बेचारे कर जाते हैं, हम चले हम अपना कुछ भी ना रखें ना, बाद दफा ऐसे भी होता है कि चले छोटा इवेंट है, कास्ट टू कास्ट भी चले, तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी उनके लिए ना वो कहते नहीं सॉरी हमारे लिए ओवर बजट है, फिर आप ऐसे करें आप किसी मार्केट या होटल की बजाय आप हमारे घर पे सेटअप लगवा दें, वो उनको ये नहीं पता कि घर पे जब सेटअप लगवाए तो वो ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। अच्छा, वो कैसे? अब देखें, अब आपकी एक मार्केट एक स्टूडियो है, जैसे फर्ज किया यहाँ पे आपका स्टूडियो है ना, तो यहाँ पे एक और चीज है, अब यही आप किसी के घर पे जाके पूरा करें, आपको पूरी वो भी लेके जानी पड़ेगी साथ, पूरी एग्जैक्टली पूरी सेटिंग आपको, ओके, ये जगह तो होगी लेकिन सेटिंग बाकी सारी चीजें जैसे सोफा, चेयर, स्टेज वगैरह सब कुछ आपको घर में मैनेज करना पड़ेगा। ये लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली कि अभी जो हमारी ओवरऑल सिचुएशन है, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट के क्या चल रही है, ये भी तो है ना, हम महंगाई का रोना तो रो रहे होते हैं, लेकिन अगर जैसे हम सिर्फ एक वेडिंग फेस्टिवल की बात कर लें, शादी की हम सिर्फ बात कर लें, उसमें आप देखें ना, उसमें हमें कहीं महंगाई दिखती नहीं है, कहीं नहीं नजर आ रही, ऐसी है। लेकिन वेंडर की जब बात आती है जिसने उस शादी के इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा के देना है, वेल मैनेज करके देना है, उसके सामने वो रोना शुरू कर देंगे, महंगाई का पैसे नहीं है, इतना बजट नहीं है, कम बजट में कर दे। बट जब आप उनकी वो चीज़ें जैसे तैसे करके लो बजट में आप मैनेज कर देते हैं, वहाँ उनके इवेंट में फिर आपको कहीं महंगाई नजर आती है? अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, हम हर तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं। अब जैसे कुछ जो बड़े-बड़े बैरियर डीएचए के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स पूरा लॉन्च होते हैं ना, हाँ, ठीक है, आई थिंक आजकल लॉन्चिंग के इवेंट बहुत ज्यादा हुए कोविड के बाद, जी, हाँ। तो अब वही आपका देखिए कि अब उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का, बिलियंस ट्रिलियंस का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, सीरियसली, यू कैन इमेजिन दैट कि एक अपार्टमेंट फर्स्ट के लाखों में, करोड़ों में, लेकिन उसका जब इवेंट होगा ना तो की खुश होगी कि लोएस्ट से लोएस्ट हो, सीरियसली, मतलब ऐसे भी सिचुएशन होती है, उनका बस नहीं चलता कि हमें फ्री में कर दे, एग्जैक्टली फ्री में कर दे, क्योंकि ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। कुछ लोगों की साइकी होती है कि वेडिंग में उनकी ज्वेलरी, ड्रेसेस पे तो बस ना पूछे आप, नहीं बढ़ चढ़कर ऐसे उनका बस नहीं चल रहा था कि महंगी से महंगी तरीन चीज़ उन्होंने वो अपने लिए रखी होती है। इसी तरह अगर वेंडर्स की जब बात आती है, एक अच्छी जगह, एक अच्छे उसने जो उसकी मेमोरी उसको बनानी है, उसके लिए उसके पास पैसे नहीं होते। एक्चुअली देखिए फिर हमने सेटअप लगाना होता है, फिर हमारे पास देखिए जैसे फोटोग्राफर्स आते हैं, फिर वो उनको एडिट करते हैं, एल्बम बनाते हैं, मतलब एक टोटल मेमोरेबल बनाना हो तो उसके लिए फिर कास्ट भी थोड़ी बहुत चाहिए एटलीस्ट, तो वहाँ पे आके वो कहते हैं जी आप कंप्रोमाइज करें, हम क्या करें, हम तो कहते हैं भाई ये कास्ट टू कास्ट है, हम कंप्रोमाइज करें, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैं बात करूँ फैशन इंडस्ट्री की, इसमें जो इतनी, जैसे मैंने कहा कि कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, आपको भी पता है, मुझे, हम सब जानते हैं, तो क्या अब तो वो कॉम्पिटिशन हमें बिल्कुल नजर ही नहीं आते, तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो इवेंट बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं शोबिज़ इंडस्ट्री के? उसकी भी रीज़न यही है कि कास्ट जो है ना, पहले जो अच्छे डिज़ाइनर्स होते थे ना वो इंपोर्ट करते थे ना ड्रेसिंग, फिर डिज़ाइनर जो होते थे ना वो काफ़ी महंगे मतलब हायर करना, फिर उनको कराना, फिर एक बड़े अच्छे लेवल के ऊपर वो उसके इवेंट कराते थे, फैशन शोज, फैशन शूट्स, अच्छी मॉडल्स को हायर करते थे, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे ना। अब वही बात है कि कास्ट का इतना प्रॉब्लम पड़ गया कि अब वो उसमें ये था कि स्पॉन्सरशिप होती थी तो ज़रा इजी हो जाता, डेफिनेट अब वो स्पॉन्सर्स भी नहीं दे रहे होते। अच्छा अगर अच्छी मॉडल्स है या अच्छा फोटोग्राफर है, इवन देखिए कवरेज तो उसने करना है ना, तो अगर वो अपना बजट बताएगा तो वहाँ पे फिर वो बोलेंगे जी यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज करें। अब आपने अगर एक ड्रेस थाउजेंड्स में सेल करना है तो जिसकी वजह से आपकी सेल बढ़नी है, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको अपडेट करना है, इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, तो जितना अच्छा आप शूट करवाएंगे तो आपके बिजनेस में एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। एग्जैक्टली लेकिन ज्यादातर डिजाइनर को ये चीज समझ नहीं आती। वही बात है कि सारा करके अल्टीमेट हमारे ऊपर जब बात आती है ना वहाँ पे कहते हैं जी आप प्लीज ये करे तो वो करे। तो कैसे
ये यानी पहले तो स्पॉन्सर मिल जाते थे, ऐसे ही है। अब जो इवेंट ना होने की वजह से जो फुकदान आ रहा है उसमें प्रॉब्लम यही आ रहा है कि स्पॉन्सर नहीं मिल पा रहे। स्पॉन्सर्स का भी इशू चल रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, और क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर्स जो शिफ्ट हो गए अदर इंडस्ट्री में, जिनका सिर्फ काम ही होता था ये शोबिज के इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना, प्रॉपर इसी में वो इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन अब वो दीगर इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हो चुके हैं, अदर कामों में शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो देखिए फिर वही बात है कि अब क्या सर्वाइवल प्रॉब्लम बन गई है ना, तो स्विच तो करना पड़ता है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा फिर भी होता है कि काफ़ी अच्छे लोग भी हैं बीच में, अच्छी फैमिलीज भी आती हैं ग्रेट। जो कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं कि ठीक है अगर हमारा इवेंट है तो डेफिनेट हमने इसको मेमोरेबल रखना है और बनाना आप लोगों ने, तो इट्स ओके, वो अंडरस्टैंड करते हैं हमारी चीज़ों को। ठीक है, इसी तरह ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं, फिर हम लोग जैसे भी शूट्स वगैरह, अगर पहले हमारे पास स्पॉन्सर्स के आते थे, ड्रेस डिज़ाइनर्स के आते थे, अब अगर वो कम हो गए ना, लेकिन अब हमने इसको थोड़ा सा ये किया कि जो यंग टैलेंट, आपको पता है हमारे ट्विन सिटी में यंग टैलेंट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी नए लड़के लड़कियां हैं जो कि मतलब शो बिज में आना चाह रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, तो अब हम उनको एक प्लेटफॉर्म ये दे रहे हैं कि अगर अच्छा डिज़ाइनर हो, फिर हम कहते हैं कि ठीक है हमारे पास जो फ्रेश फेसेस हैं आप इनको कोलैबोरेट कर लें, उनमें इनका भी फायदा हो जाएगा, इनका एक फ्री में पोर्टफोलियो बन जाएगा और आपका भी एक अच्छा शूट हो जाएगा। तो इस तरह एक सिस्टम है कि अच्छा एक चल पड़ा है। ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करूं दीगर जो फेस्टिवल हुआ करते थे, जिस तरह आप उनका नाम नहीं लूँगी, अपने पार्क के अंदर होते हैं, कन्वेंशन सेंटर में होते हैं, अदर जगहों पे हो रहे होते हैं, उनके अपने एक मखसूस उन्होंने एक नाम वो रखे हुए होते हैं, अब मुझे उसमें भी उस तरह चार्म नज़र नहीं आता। उसमें भी इश्यू वही है कि स्पॉन्सर्स नहीं है, इतना हल्ला गुल्ला अगर या वो जी अगर वो स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे, अगर वो देखें अगर कोई भी वेंडर है, एक ऑर्गेनाइजर है, अगर एक इस बड़े लेवल पे वो इवेंट ऑर्गेनाइज करता था ना, पहले तो उसकी बैकअप के ऊपर स्पॉन्सर्स आते थे, फिर स्पॉन्सर्स होते थे प्लस वो कुछ टिकट वगैरह भी सेल हो जाते थे उनके, और एक अच्छा इवेंट चल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो डेफिनेट फिर आस्ता आस्ता लोगों, वही वाला बात है कि अब लोग आस्ता आस्ता साइड पे होते जा रहे हैं, बैकअप पे जा रहे हैं। अब ये भी है ना, लोग अब टिकट नहीं परचेज करना चाहते। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनकी कोशिश होती है कि कोई जानने वाले के थ्रू हम एंटर हो जाए। ऐसी है भाई, अगला जो इवेंट करवा रहा है उसने वेन्यू के, बाकी चीज़ों के, उन्हें तमाम तो चीज़ों को उसने भी पे किया हुआ है। सो क्या इस ये भी है एक फुकदान की वजह? अगर इवेंट होता है तो उस पर लोग होते हैं कि अपनी देखिए पेट्रोल पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पैसे लगा के आ जाते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट के 500 तक का मतलब कम से कम भी टिकट होगा ना, वो उनकी खुशी होती है फ्री में हो। अच्छा, वो एग्जैक्टली वो 500 का टिकट नहीं देंगे, अंदर जाके वो जो स्टॉल लगे होते हैं वहाँ पे खाना जरूर खा लेंगे। वहाँ पे ना 500 का क्या 2-3 हज़ार रुपये का कुछ फूड खा लेंगे, खाना पीना कर लेंगे, शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन टिकट की वजह से फ्री में जाए। टिकट हमें फ्री में चाहिए, तो ये इस माइंडसेट को हम बदल नहीं सकते किसी तरीके से, ये वही रहेगा फ्री वाला से? हमारा असल में ना एक कल्चर डेवलप हो चुका है असल में। लेकिन ये कि अच्छे इवेंट अगर कराए ना आप, एक होता है ना बहुत ओपनली आप इवेंट करवाते हैं, अभी भी जो होते हैं ना जैसे किसी लिमिटेड इवेंट्स जो होते हैं, जैसे किसी होटल में, किसी मार्केज में, या जिसमें कुछ मल्टीनेशनल ग्रुप्स या कंपनीज या स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व हो, आज भी यहाँ पे अच्छा क्राउड आता है। अच्छा जी, यानी डिसेंट लोग जो उसी इवेंट से रेलेवेंट होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो ये जो इस तरह ओपन इवेंट्स की, फेस्टिवल्स की बात को, जिस तरह मैंने कहा कि अपना इन पार्क के अंदर होते हैं, कन्वेंशन सेंटर के अंदर होते हैं, इस तरह और कुछ हमारे इस्लामाबाद की प्लेसेस हैं वहाँ पे करवाए जाते हैं इवेंट्स, यानी कि बहुत बड़ा फेस्टिवल टाइप करवाया जाता है। वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, नहीं पता चलता कि फैमिलीज़ के लिए कौन सा एरिया, कौन सी साइड, या किस तरह से मैनेज किया गया, या अदर जो बैचलर्स, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो मेल हजरात आ रहे हैं, उनके लिए कौन सा। तो उसमें बहुत ज़्यादा मिसाब भी देखने को मिले हैं। उसमें देखिए अनफॉर्चुनेटली महविश इशू ये कि हमारे यहाँ कुछ लोग होते थे ना प्रोफेशनल, फिर कुछ नॉन प्रोफेशनल लोग भी आ जाते हैं ना, तो अब उसका होता है कि जब एक इवेंट, देखिए कोई भी काम है, जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगी। इस पे नदीम इन डिटेल बात करते हैं, प्रोफेशनल होना बहुत ज़्यादा। ब्रेक की जानी पड़ना है, ब्रेक के बाद इस पे हम बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। सच में कहेंगे खुशामदीद बात हो रही है डिफरेंट इवेंट्स की, डिफरेंट फेस्टिवल्स की, जो कि अगर किसी भी आप शहर के बसने वाले हैं, रहने वाले हैं, तो आप चाहेंगे कि उस सिटी के अंदर प्यारे प्यारे ज़बरदस्त खूबसूरत से इवेंट्स होते रहें और फेस्टिवल्स हों, ताकि आपको अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम जो है वो इंजॉय करने का मौका मिल जाए। लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम सामने आ जाती हैं, वेंडर्स के लिए बहुत सारे इशू हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजर्स के लिए जब बहुत सारे मसाइल सामने आ जाते हैं, उनको काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो फिर ऐसे इवेंट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। जब कम होते हैं तो आपकी सिटी की जो खूबसूरती है वो भी कम होती चली जाती है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी भी सिटी की खूबसूरती कम हो। सो मसाइल क्या हैं, कौन से मसाइल सामने आ रहे हैं, उस पर हम बात करें और यकीनन उसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, इस पर भी हम साथ साथ बात करेंगे। नदीम से बात कर रहे थे कि प्रोफेशनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। देखिए, उसमें होता है कि किसी भी काम में जब आप प्रोफेशनलिज्म से करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे ना, तो वो इवेंट आपका अच्छा चला जाता है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। देखिए, जिसमें नॉन प्रोफेशनल लोग भी काफ़ी आ जाते हैं ना, जिनको बेसिक नो हाउ नहीं होती। जैसे अब का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कोविड से पहले अगर बात करें ना, तो बहुत नॉन प्रोफेशनल लोग थे। ये जो मैं कॉम्पिटिशन्स की बात कर रही हूँ ना, इतने नॉन प्रोफेशनल लोग आ चुके थे कि बंदा जो काम प्रॉपर इवेंट ऑर्गेनाइजर था वो भी परेशान था कि मैं क्या करूँ। देखिए कैसे जहाँ पे कुछ नेगेटिव चीजें हैं ना कोविड की वजह से, पॉजिटिव भी है। अब देखें, पहले ये होता था कि उस फ्लो में ना नॉन प्रोफेशनल लोग भी कुछ ना कुछ सर्वाइव कर जाते थे। अब कोविड के बाद क्या सिचुएशन है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम हुई है, काफी एक ओवरऑल दुनिया का सिनेरियो चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब उसमें जो प्रोफेशनल लोग हैं वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, तो जो नॉन प्रोफेशनल है वो तो बेचारे फिर बिल्कुल ही गायब हो गए। तो ये एक पॉजिटिव चीज भी है ये मतलब यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप के अंदर टैलेंट स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ वो तुक्के लगाने से काम नहीं चलता। असल में ये नहीं कि बस मैंने सोचा कि ये इवेंट हो रहा है, ये शूट हो रहा है, मैं भी कर देता हूँ, ये कौन सा मैं भी कर, क्या मसला है, बस वो ड्रेस पे ला के खड़ा करके फोटो खींच, मतलब इस तरह की चीज़ें लोग सोच के ना तो आ जाते हैं फील्ड के अंदर। लेकिन जब वो पब्लिक आती है अच्छा, ये जो नॉन प्रोफेशनल हम लोगों की बात कर रहे हैं ना, ये जो मौसमी ऑर्गेनाइजर्स की हम बात कर रहे हैं, इनकी वजह से काफ़ी इन्वायरमेंट ख़राब भी हुआ था, क्योंकि फैमिलीज ने जाना बंद कर दिया था कि ऐसे इवेंट्स में माहौल अच्छा नहीं होता, कोई फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता, जगह नहीं दे रही होती, धक्कम धक्की चल रही होती है, ये इशू था। उसकी रीज़न ये थी कि जब एक इवेंट आप प्लान कर रहे हैं, आपको पता है कि देखिए वहाँ पे फैमिली से भी आना है, ठीक है, बात है। अब देखिए जो तो होते हैं ना प्रोफेशनल, वो लड़कों को क्या लेना देना कि कैसे ड्रेसिंग है या ब्राइडल की, या जो जिस तरह की वो आप रैम्प वॉक डिफरेंट डिज़ाइनर्स की करवा रहे हैं, ये तो फैमिली इस पे ऑब्जर्व करती है ना, कि जो बिजनेस वाले होते हैं वो इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एक बैचलर है, यंगस्टर है, उन्हें क्या लेना देना, वो तो अपने शौक के लिए असल में मैं वही बता रहा हूँ कि जब इवेंट होता है ना, जो प्लानर होता है ना प्रोफेशनल, उसको पता है कि ये जो मैं इवेंट करवा रहा हूँ इसमें जो मुझे क्राउड चाहिए, वो लेडीज क्राउड या फैमिलीज चाहिए मुझे, उनके जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन सी है, वो प्रोफेशनलिज्म में सारी चीजें आ जाती है ना। तो अब उसके अंदर वो क्या प्लान करता है कि अगर फैमिलीज आएंगी तो उसके लिए उसने अलग पार्टीशंस की होती हैं, पूरा उसी के अकॉर्डिंगली उसने एग्जिट एंट्री सब कुछ मैनेज किया होता है, सिंगल्स के लिए अलग किया होता है। लेकिन जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं ना, उनका मकसद होता है कि बस हाउस फुल होना चाहिए, कि मैं पिक्चर डाल सकूं, देखें हाउस फुल है मेरे। तो देखिए जब फैमिली हमारा कल्चर ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग जितने भी एडवांस हो जाए, हमारे कुछ फैमिली वैल्यूज होती हैं, फैमिलीज है, अगर फैमिलीज और सिंगल सब मिक्स हुए में हल्लड़बाजी है वो, तो फैमिली फिर नेक्स्ट टाइम इवन उस वेंडर या उस ऑर्गेनाइजर के इवेंट पे भी नहीं जाते ना। मैं वही कह रही हूँ ना कि ये बड़ा इफेक्ट होता है इसका, एक मनफी इसका इम्पैक्ट जाता है कि जब आपके इवेंट पे फैमिलीज कम हो और इस तरह के बैचलर्स ज़्यादा हो, क्योंकि बैचलर्स आपके इवेंट की सक्सेस नहीं होती। फैमिली जो बिजनेस वाले हैं, जो इस चीज़ से रेलिवेंट हैं, वो अगर आपके इवेंट में आते हैं तब आपका इवेंट सक्सेसफुल होता है। एग्जैक्टली। और वो देखिए वो ऑर्गेनाइजर्स का, थीम्स का, जो आपके बैकअप पे लोग होते हैं ना, स्पॉन्सर्स, इन 3-4 चीज़ों को देख के ना फिर ऑडियंस आती है उसके अकॉर्डिंगली। दूसरा यहाँ पे मैं एक रिपीट करूँगा कि ऐसे इवेंट्स के अंदर हमारी जो इंतज़ामिया है, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको भी ना थोड़ा सा आगे बढ़ के ना सपोर्ट करनी चाहिए ऑर्गेनाइजर्स की, कि वहाँ पे थोड़ा सा बैकअप देना चाहिए, थोड़ा सा हमारी हेल्प करनी चाहिए। इसमें आई थिंक जो आप इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, आपने अपने ही बाउंसर्स वगैरह हायर किए हुए होते हैं, अपनी मदद आपके तहत। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ कि हमें लोकल गवर्नमेंट या जो सिक्योरिटी इदारे हमारे, उनको भी थोड़ा सा इस तरफ हमें सपोर्ट देनी चाहिए, बैकअप देना चाहिए। देखिए उनके जब खड़ा होना है, या पुलिस या इन लोगों के वहाँ पे इवेंट्स पे खड़े होंगे, तो लोगों पे एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन पड़ता है कि यहाँ पे एक चेक बैलेंस भी है, नहीं करना चाहिए, कि एक्शन दिया। इस तरह से हम बिल्कुल वो कहते हैं ना कि विदाउट एनी प्रोटेक्शन, एनी बैकअप किसी भी गवर्नमेंट के,
इदारों के बगैर हमने सब कुछ खुद ही कर रहा होता है, अपनी सिक्योरिटी से लेके हर चीज़ खुद ही करनी होती अच्छा, है। मैंने नदी में एक ये चीज़ भी देखी है कि हमारे इवेंट्स के अंदर ये मतलब तमाम सिटीज़ की बात नहीं करी, अगर मैं लाहौर कराची की बात करूं, वहाँ पे भी इस तरह खिचड़ी वाले इवेंट्स होते हैं। मैं उनको भी 100% परफेक्ट नहीं करी, बट बाज़ ज़्यादा ग्रूमिंग वो इंडस्ट्री हमारी है कि वहाँ जहाँ लोग इस तरह सडन इवेंट कर देते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं करते, मैनेज प्रॉपर नहीं करते, वहीं पे लोग ऐसे हैं कि उनकी हर एक चीज़ मैनेज होती है। जैसे उन्होंने मिनट सेकंड्स पे उन्होंने डिसाइड किया होता है, उससे वो बाहर नहीं जाते। उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए उन्हीं सेकंड्स, उन्हीं मिनट्स के अंदर उन्होंने अपनी तमाम चीज़ों को कवर और वाइंड अप करना होता है। और मजाल है कोई एक्स्ट्रा बंदा वहाँ इर्द गिर्द हिलता हुआ चलता हुआ नज़र आ जाए। हमारे तो रैंप से क्रॉस कर रहे होते हैं, वहाँ मॉडल वॉक कर रही होती है और रैंप से क्रॉस कर रहे होते हैं, इधर उधर एक दूसरे से बातें और पता नहीं क्या क्या, वहाँ पे ये खिचड़ी चल रही होती है। सो ये चीज़ें जब आप मैनेज नहीं करते, हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को नोट करते हुए जब आप इवेंट नहीं करेंगे, तो आपकी इंडस्ट्री तो ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी। जैसे कि मैं पिंडी इस्लामाबाद की इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, जो कि हो चुकी है डाउन। उसकी देखिए जो कराची और लाहौर की आपने बात की ना, वो तो क्या कहना है, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म है बहुत। हाँ, फिर वहाँ पे जो ऑडियंस है ना वो एक मखसूस है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब ये समझ लें कि मेच्योर लोग हैं और ऑर्गेनाइजर भी मेच्योर्ड है। अच्छा, और देखिए और वो ऐसे मैं लाहौर के इत्तेफाक हुआ, मेरे इवेंट ये फैशन वीक जो चलते हैं उसमें मैं मुझे इनवाइट किया गया, मैं गई, तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है। जिसके पास है ना टिकट जिसको कहते हैं, जो उन्होंने इनवाइटेड वो दिए हुए इन्वॉल्व, जिसके पास वो है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, सिर्फ वो एंटर हो सकती है। कोई आप फ़ोन करो अंदर किसी की सिफारिश को, आपका जानने वाला है, सॉरी मैडम हमें अलाउ नहीं है। तो आपके पास अगर वो टिकट है तो आप आएंगे। और यकीन करें उनकी जो मैं वहाँ जो इर्द गिर्द लोग खड़े हुए थे या जो जा रहे थे, वो उनकी टारगेट ऑडियंस थी। वो ऑडियंस जो उन्हें आगे बिजनेस दे सकती है, आगे फ़ायदा दे सकती है, उन्हें आगे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने में उनके लिए वो पॉजिटिव साबित हो सकते हैं, यानी कि बिजनेस देने वाले थे। अगर वो एक इतना बड़ा इवेंट, ये फैशन वीक एक छोटा इवेंट नहीं है, अगर वो ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उसका डबल ट्रिपल उन्हें रिटर्न मिल रहा है उस ऑडियंस से। देखिए बिजनेस का पहला असूल ये है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें कि उसकी बेस के ऊपर आपको अगली 2-3 एक्टिविटीज ये और उसी से रेडी हो जाए, उसी इवेंट से। अब वहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ, कराची लाहौर और लाहौर की, तो मेरा अक्सर इत्तेफाक होता है वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना प्रोफेशनल प्रॉपर, वो जब इवेंट स्टार्ट हो रहा होता है ना तो वो अपने फोन तक बंद कर देते हैं। यस। अच्छा, अब पिंडी इस्तेमाल में, और दूसरा सबसे बड़ी चीज जो फैशन और उनकी वो मॉडल्स की भगदड़ नहीं होती, एक दफा एक मॉडल रैंप पे आ गई, दोबारा वो नहीं आएगी। हर डिजाइनर की अपनी मॉडल्स होती हैं। उसके पीछे असल में ना पूरे वीक काफी दिनों की मेहनत होती है, रिहर्सल्स होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ट्विन सिटीज के अंदर होते हैं ना, इसमें रिहर्सल नाम की कोई चीज नहीं होती। बस एक मॉडल आगे रैंप पे आई, उसने वॉक की, जल्दी जल्दी चेंज करो, दूसरा पहनो, फौरन। और बाहर से कॉल्स आ रही होती हैं, यार ये मेरा फलां जानने वाला है, एक लाइट वाला कहता है यार ये मेरा जानने वाला है, इसको इन करवा दो, ये करवा देना, इसका नाम अनाउंस करवा दें। और उससे भी एक जो चीज मैटर करती है वो होती है प्रॉपर लोकेशन। देखिए आज आप अगर एक किसी 5 स्टार होटल के अंदर इवेंट रखते हैं इस तरह का, या किसी प्रॉपर प्रोफेशनल मार्केट में जहाँ पे एग्जिट कंट्रोल आपका अच्छा हो, स्ट्रांग हो, वहाँ पे फिर बड़ा अच्छा इवेंट होता है। अगर आप हर बंदा अगर कास्ट बचाने के चक्कर में चला जाए और ऐसी जगहों पे कमर्शियल के कोने वाली मार्कियों में इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो और लोग बस ऐसे ही है, तो वहाँ जाना, आपको पार्किंग मिल रही है ना, आपको लोकेशन एग्जैक्ट मिल रही है, देखिए ये बेसिक चीजें होती हैं। देखिए ये जो अच्छे होते हैं ना, वो सारी चीजों को मैनेज करना होता है कि ये मेरा इवेंट है, इसकी ये नेचर है, इसमें इस तरह का क्राउड आएगा, तो मुझे जो है ना ये लोकेशन ये सिलेक्ट करनी चाहिए जहाँ पे पार्किंग का इशू हो, जहाँ पे मेरा फैमिलीज के लिए और मतलब लेडीज के लिए स्पेशल कि मैं उनके लिए एग्जिट, मतलब ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। तब आपका एक कंप्लीट इवेंट जो है ना वो सक्सेसफुल तब होता है। और एक आपका सक्सेसफुल इवेंट होता है तो नेक्स्ट इवेंट पे उसी में से 70-80% ऑडियंस आपका नाम सुन के ना कि जी ये तो फलां बंदा करवा रहा है, वो पहले टिकट तक लेना शुरू हो जाते हैं लोग। इवन हम लोग कभी अच्छे इवेंट अलहमदुलिल्लाह होते रहते हैं, तो अक्सर फैमिलीज हमें ना कुछ दिनों बाद कॉल्स, हम व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे होते हैं कि आपका नेक्स्ट इवेंट कब आ रहा है। यस। अच्छा, ये चीज़ वाकई ये मैटर करती है। देखिए आप ब्रांड बनने में आपको वक्त लगता है, मेहनत दरकार होती है, लेकिन फिर बाद में हम आजकल क्यों बात करते हैं ब्रांड्स की, हम जाते हैं, हमें वो उनकी वो क्वालिटी नहीं नजर आती, लेकिन क्या अब वो अपना नाम कैश करवा रहे हैं, उनका अब नाम बिक रहा होता है।
सो अगर नाम आपने अपना बेचना है तो उसके लिए पहले एफर्ट तो करनी पड़ेगी। एक्जेक्टली, जो कि हम कहते हैं कि पहले इवेंट में ही हमें इतनी अर्निंग मिल जाए कि जितना हमने इन्वेस्ट किया उसका डबल ट्रिपल हमें मिल जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। देखिए एक होती है ना शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एक होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आई थिंक हमारे ऑर्गेनाइजर की शॉर्ट एग्जैक्टली देखिए इसी तरह ब्रांड जो होते हैं ना, हाँ। जिन्होंने को पता कि हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ हाँ। चलना है और बड़े सुकून से प्रॉपर चलना है, ताकि हमने अच्छा, आस्ते आस्ते ग्रो उन्होंने करना है। सिर्फ उस एक इवेंट की, एक फेस्टिवल की प्लानिंग नहीं की होती, वो उसके बाद आने वाली चीज़ों की स्टेप वाइज प्लानिंग करके रखी होती है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ इसमें ये चीज़ें, इवन उन्होंने अपना नुकसान का मार्जिन भी सोच के रखा होता है कि ये तो मुझे चांस होता है ना, अगर मैं प्रॉफिट का सोच रहा हूँ ना तो मेरे माइंड में नुकसान का भी होना हो चाहिए। सकता है, तो ऐसी उन है। चीज़ों को, हर चीज़ को प्लान करके उन्होंने रखा होता है कि अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है, अगर मुझे नुकसान होता है तो मैंने उसको आने वाले वक्तों में कैसे उसको कवर करना है। जी बिल्कुल ऐसी है। तो ये हम नहीं कर पा रहे, तो कैसे इस चीज़ को हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेकर आए? इसको यही बात आ जाती है कि हमारे जो इदारे सबको मिलकर करना चाहिए। अब जैसे हमारे लेग ब्रांड्स, पुलिंग नहीं करनी चाहिए, ये असल बड़ी बात ये है ना, ये हमारे बड़ी है। मेरे हमारे नहीं देखिए ख्याल जो कि कोई एक ऑर्गेनाइजर दूसरे ऑर्गेनाइजर को सपोर्ट करता होगा कि ये नो मुझसे आगे ना नेवर निकल जाए। नेवर नहीं करता ना? नो, हाँ। इवन मॉडल्स लड़ पड़ती हैं, आपने इसको क्यों कॉल अल्लाह। की, इसको क्यों कॉल की, फोटो मतलब थोड़ा सा आपस में यूनिटी हो ना तो अल्टीमेट सबका फायदा होता है। यस, अच्छा देखो एग्जांपल देते हो ना हम, ये हमारे बुजुर्ग 1 और 1 11 होते हैं, 2 नहीं ऐसी होते, है, 11 exactly। होते हैं। सो ये एग्जांपल अगर हम समझ जाए ना तो वाकई हम आगे बढ़ देखिए सकते पहले हैं। ये मैं समझता हूँ कि किसी भी सेगमेंट का बंदा है ना या बंदी है, ठीक है, उनको ये सोचना चाहिए कि कोई भी काम है, बिजनेस है, एक्टिविटी है, वो वन मैन शो नहीं होता, नहीं होता, एक टीम वर्क होता है। यस। और टीम वर्क में देखिए अल्लाह पाक की तरफ से बरकत भी होती है। इवन देखो अगर हम आज इस शो में बैठे हैं तो ये सिर्फ मेरा अकेले का काम नहीं है, मेरे पीछे मेरी पूरी टीम है माशाल्लाह से, और जिनकी मतलब इतनी अथक एफर्ट, मेहनत होती है, जो कि रात के 2-2 बजे तक लगे हुए होते हैं। तो अगर मैं कहूँ नहीं 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 ये तो सिर्फ मेरा अकेले का शो है, मैं अकेले कर रही हूँ, perfect ये मेरी example। कामयाबी नहीं, नाकामी होगी। सही है। ये वाकई एक सबसे बड़ी एग्जांपल है कि अगर हम स्क्रीन पे 2 लोग बैठे हुए हैं तो इसके पीछे 10 लोगों की मेहनत है। हम मेरी या आपकी सिर्फ ये एफर्ट नहीं है, इस पे पीछे 10-20 लोगों की एफर्ट होती है। सो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नदीम, ये तकरीबन 1 मिनट हमारे पास है, नाजरीन को सोल्यूशन और मैसेज दें। सोल्यूशन मैसेज ये है कि एक तो यूनिटी के साथ काम करें, वो आप वाली बात है, लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए। आप कोई भी इवेंट एक्टिविटी प्लान करें, आप कोशिश करें कि सब मिल के ओपन हार्ट होके यस। कंट्रीब्यूट करें, एक टीम वर्क करें। टीम वर्क में लर्निंग भी होती है, डिफरेंट माइंड्स, डिफरेंट एक्सपीरियंस जब इन्वॉल्व होते हैं तो अल्टीमेट जो एक रिजल्ट होता है वो इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल रिजल्ट की सूरत में निकलती है चीज़, ठीक है। लेग पुलिंग या वन मैन शो में कोई भी कामयाब नहीं हो नहीं सकता। होता, अगर हो भी गया तो वो लॉन्ग टर्म और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने अलहमदा के दुनिया के काफ़ी कंट्रीज़ में विजिट किया है, इवेंट्स अटेंड किए हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ट्विन सिटी में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत, सिर्फ उसको पहचाने, ग्रूम करे, ग्रूमिंग प्लेटफॉर्म की दे। ज़रूरत है, थोड़ी ठीक सी हो गया, यूनिटी की ज़रूरत है, ठीक हो और थोड़े गया। से प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है। Professionalism की, हम पिंडी exactly। इस्लामाबाद से इंशाल्लाह आगे जा बूस्ट सकते हैं। करेगा, एग्जैक्टली। जी। बहुत शुक्रिया नदीम, आपने हमें वक्त Thank you दिया, very much बहुत for अच्छा your लगा inviting। आपसे इतनी ढेर सारी बातें करके। यकीनन नाज़रीन, इस तरह डिफरेंट टॉपिक्स लाने का, डिफरेंट सेगमेंट्स लाने का, उस पर डिस्कशन करने का मकसद ये होता है कि जब आप एक साथ यकजा होकर, आप सबको साथ लेकर मिलजुल कर काम करते हैं किसी भी फील्ड में हो, सिर्फ ये हम इवेंट्स की, फेस्टिवल्स की बात नहीं कर रहे, किसी भी शोबे में, किसी भी फील्ड की बात करते हैं, आप कामयाब होते हैं। सो कामयाब अगर आपने होना है तो सबको साथ लेकर चलें, मिलजुल कर जो है वो तरक्की के मनाजिल की जानिब बढ़ें। इसी के साथ इजाज़त नहीं मांगूंगी, ब्रेक की जानिब हमने बढ़ना है। ब्रेक के बाद एक और ज़बरदस्त सेगमेंट होगा जिस पे हम करेंगे मज़े मज़े की बातें। सुनिएगा हमारे साथ, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सत्सरा में कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, आज का जो हमारा पहला सेगमेंट था जिसमें हमने बात की डिफरेंट इवेंट्स के हवाले से, फेस्टिवल्स के हवाले से हमने बात की, उसमें जो प्रॉब्लम्स, जो मसाइल का सामना है ऑर्गेनाइजर्स को, उस पर हमने बात की, और यकीनन सोल्यूशन यही था कि मिलजुल कर जब तक काम नहीं करेंगे, लेग पुलिंग से जब तक नहीं निकलेंगे, कोई एक सिंगल फर्द भी इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता। वेल, जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं
बात करूँ अब आजकल के सीज़न की, आजकल के मौसम की, तो हर इंसान जो है वो सैर व तफरीह के लिए जाना चाहता है, सेहत के लिए जाना चाहता है, अपनी जो है थोड़ा मूड को फ्रेश करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी एक तो जगह का इंतखाब होता है, दूसरा हम बात करते हैं कि सरमायाकारी के बगैर कैसे जो है इन तमाम चीज़ों को हम मुमकिन बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स की जब हम बात करते हैं ना, प्रॉब्लम हर फील्ड में आती है, हर इंसान को मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन जब हम मिलजुल कर जब उस पर गौर फिक्र नहीं करते, उसका सलूशन उसका हल निकालने की कोशिश नहीं करते, तो प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती हैं। सो इसी सेहत के हवाले से और सरमायाकारी पे आज हम बात करेंगे, और इसमें जो प्रॉब्लम जो दरपेश मसाइल हैं उसको हम उजागर करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मसाइल, तो होते हैं वो, हम सबको पता है मुश्किलात होती हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जान सकें कि इसका सलूशन क्या है, हल क्या हो सकता है, इसका हल क्या निकाला जा सकता है, इसको कैसे कवर किया जा सकता है। अगर कहीं किसी जगह पे हमें मुश्किलात आ रही हैं तो उसको हम कवर कैसे कर सकते हैं, इसी पे हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया जी मोहम्मद अवैस अवान साहब ने। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप लगता है तबीयत आपकी थोड़ी ख़राब है। ऑब्वियसली नाइट शिफ्ट करते हैं तो थोड़ा सा एग्जैक्टली। चले जी, उनके साथ मौजूद है इकरा नूरीन साहब। कैसी हैं इकरा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अवैस, लेडीज़ फर्स्ट हो जाए या आपसे हम आगाज़ कर लें? कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। देख लें, हम दोनों सूरतों में कंफर्टेबल होते हैं। चले हम आपसे आगाज़ कर लेते हैं। No problem. ठीक है इकरा, आज हम लेडीज़ फर्स्ट को छोड़ देते हैं, आज हम वैसे ही आगाज़ कर टूरिज्म लेते में हैं। बॉयज ही फर्स्ट होते हैं। अच्छा, नहीं भाई, आजकल ख़वातीन भी पीछे नहीं है इकरा, इस पे आपने जो है इसको ज़रूर आपने डिफाइन करने का, नहीं आजकल ख़वातीन भी पीछे नहीं है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में बॉयज लीड कर रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। चलिए जी, फिर इसी से आगाज़ करते हैं, बॉयज़ से हम आगाज़ कर लेते हैं, हम हार मान जाते हैं। ये बताएं कि आपको ये एडवेंचर के अंदर, ये डिफरेंट जगहों पे घूमना फिरना, सैर व तफरीह, ये कैसे शौक पैदा हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यूनिवर्सिटी में था जब एपकॉम्स में, जो अब नमल बन चुकी है, तो मेरा एक फ्रेंड है ज़ुहेब, अच्छा। वो टूरिज्म करता था। अच्छा। उसके साथ एक दो दफ़ा टूरिज्म पे गया, टूर्स वगैरह किया शुक्रान सिटी पाए के, हाँ। तो हमारे क्लैश आया अच्छा, पेमेंट का, ओह तो मैं उसके टसल में आ गया। क्या बात। तो अच्छा, मैंने ये उसके टसल बड़ी बुरी चीज़ है तो सीरियसली। मैंने कहा मैंने टूर करना है अपना। मैंने अच्छा। 2-3 वीक्स के अंदर हाँ। एक अपना टूर ऑर्गेनाइज किया, Great. और टूर मैंने डन कर दिया। लॉस पे गया 10 to 12 के पे, बट टूर किया। पर उसके बाद मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, मैंने टूर्स करना स्टार्ट कर दी अपने ऑन पे। हर पूरा 1 ईयर मैंने 2018 का मैंने लॉस पे गुजारा। हर टूर पे 5 to 6 के 7 के मुझे लॉस आता था। वेरी गुड, यानी कि लेकिन- नुकसान उठा के भी हिम्मत नहीं हारी, हाँ, जज्बा वही रहा। क्योंकि शौक आ गया था ना टूरिज्म का। बाइक ट्रैवलिंग का ऑलरेडी था, अच्छा। बाइक राइडिंग का। हम नीलम वैली, चरसदा, इन साइड्स पे ऑलरेडी वैसे जाते रहते थे बाइक पे। बाइक पे। ओह, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताऊंगा बाइक की इसके बाद। ठीक है, इंटरेस्टिंग So, स्टोरी हम जानेंगे वो 1 ज़रूर है ईयर वैसे। स्पेंड करने के बाद मैंने अपना नेम डिसाइड किया, एक्जॉटिक एडवेंचर्स। और वो जब नेम डिसाइड किया तो फिर थोड़ा सा मार्केट के अंदर इन होना स्टार्ट हो गया। फिर मार्केट का नहीं पता था, न्यू था, ठीक है, ये भी क्योंकि जानना मार्केट बड़ा इस तरह ज़रूरी काम होता है, कर रही है, ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, किसी के 5 क्लाइंट्स हैं, किसी के 10 क्लाइंट्स हैं, तो वो कंबाइन करके जाते हैं। हाँ, अब हमें नहीं पता ये था, चीज़ होता है, वो एक दूसरे के साथ वो कंबाइन हाँ, कर मर्ज लेते करते हैं। हैं। हाँ, ठीक है, अब exactly। मार्केट ये चल रही है, सेपरेट कोई मैंने नहीं देखा अभी तक कि मोर देन 200 बॉयज़ एंड गर्ल्स काम कर रहे हैं अच्छा। ये फैज़ाबाद के एरिया के अंदर, लेकिन वो सारे कंबाइन कर रहे हैं, ग्रुप्स हैं, 5 पर्सन्स का, 6 पर्सन्स का ग्रुप ठीक है। है, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं मार्केट में आया तो मेरे सबसे बड़ा मसला कि ये ग्रुप्स थे और मैं अकेला था। मैं मार्केट के अंदर इन होना चाह भी रहा था, तो ये सख्त मुझे मुकाबला। साइड कर देते थे। सख्त मुकाबला था। तो मैंने फिर टारगेट किया ऑफिस को, ओह, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, फैमिलीज़ को। ग्रेट तो मैं 2019 में साइलेंट रहा, बट मैंने बैक एंड पे वर्क पूरा रखा। ग्रेट। ये नहीं शो नहीं होने दिया कि कुछ है, हाँ, या मैं मार्केट लेकिन में हूँ या नहीं। अपना वर्क जो है वो कंप्लीट हाँ, करते बैक एंड पे अपना जो कंटेंट था वो पूरा करता आ रहा था। ग्रेट, तो ग्रेट। 2020 के अंदर फिर मैं प्रोमिनेंट होके, फातिमा अवान है, कंट्री साइड टूर्स के नेम से रन कर रही हैं, हाँ। वो भी सिस्टर है, तो उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। फिर उनसे थोड़ा मार्केट का अंदाज़ा हुआ, फिर होते होते मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया, क्योंकि थोड़ा सा मैं सोशल पहले ही था द वॉलंटियर सोसाइटी में। मैं इन हूँ TVS में अच्छा, एज अ इवेंट हेड, ग्रेट। और फिर नाइट शिफ्ट में कॉल सेंटर में HR मैनेजर भी हूँ। तो जबरदस्त। पब्लिकली हम इन रहते हैं ओह, डेली बेसिस पे। तो वो बस एक हिंट मिलने की देर थी, तो फिर मैंने ग्रैबिंग स्टार्ट कर दी। बिल्कुल, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इसमें प्लस पॉइंट है ना, और सुनने वालों के लिए, वो ये है कि मुश्किलात जितनी भी आए आपने हार नहीं माननी, यहाँ और पे जब आप देखिए ना- टसल में आ जाते हैं वो तो बड़ी बुरी चीज़ है। एग्जैक्टली अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है ना कि आजकल की जो यूथ है वो ये समझती है कि मैट्रिक FSC में मार्क्स नहीं आए तो हम नथिंग हैं, और पेरेंट्स बता देते हैं बेटा यार रेडी लगानी है या किसी बाइक वाली शॉप पे जाके, उनको बिल्कुल ही डिमोरलाइज कर दिया जाता है ना। अब मैं हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बैकग्राउंड ठीक था, भाई बहन किसी एंड से मुझे खानदान से मसला नहीं था, बट मेरे बाबा ने मुझे एक दफ़ा सपोर्ट
सपोर्ट किया जॉब में जब मेरी यूनिवर्सिटी स्विच हुई। अच्छा वो दिन आज के दिन मेरे बाबा ने बैक रखी ज़रूर है, लेकिन उस तरह की सपोर्ट नहीं दी। अच्छा ये चीज़ होती है जब आप देखिए अगर आप अच्छी फैमिली से हों, लोग आपको फैमिली आपको सपोर्ट करने वाले हों, ठीक है वो एक अच्छी बात है, आप उनके फैमिली में वैसे आपको सपोर्ट रहती है, हाँ, सेफ वो रहता है। लेकिन जब अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं ना, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं, फिर आपको हर्डल्स बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, आपको भूखा भी सोना पड़ेगा, फिर वो लाड प्यार से निकलना पड़ेगा अगर आप अपनी पहचान चाहते हैं। वरना यही कहें बाप दादा के पैसे हैं, अगर नुकसान हुआ तो वो पूरा कर देंगे, फिर नहीं आगे बढ़ सकते आप। नहीं ये चीज़ें चलती रहती है, लेकिन ये है कि मैं टोटली मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट थे टूरिज्म के। अच्छा अभी तक भी आई थिंक 6 मंथ बिफोर। लेकिन अब ये है कि वही मामा है वही बाबा हैं, वो कहते हैं इनकम आ रही है, अच्छा ठीक है। मीन्स कि अब उन्हें नजर आ गया कि ये स्टेबल हो गया है, बड़े टूर्स कर रहा है। अब जरा उन्हें तसल्ली हो गई, हौसला हो गया। पहले ये था कि ये अपना टाइम वेस्ट करता रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही लॉस में जाता रहेगा, तो ये कुछ आगे पहले नजर आता था कि मैं एक पर्सन लेके जा रहा हूँ, 2 पर्सन लेके जा रहा हूँ, 10 पर्सन लेके जा रहा हूँ, नजर नहीं आता। जब से मैंने क्वेस्ट कॉलेज का टूर किया, रेक्सा कम्युनिकेशन का टूर किया जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके अलावा मैंने अडयाला रोड से 2-3 ऑफिस के टूर्स किए हैं, फैमिलीज की हैं। वैसे मजीद जानते हैं, कॉलर हमारे साथ है, कॉलर के बाद आपसे मजीद जानते हैं जी। इम्तियाज साहब हमारे साथ है कराची से। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब। वालेकुम सलाम मैम, बड़ा अजीब टॉपिक है, बिल्कुल हटके है। जी तो लेकिन फिर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी ये तो एक अच्छा बहुत अच्छा प्रोफेशन बन सकता है, बना हुआ है, बस इसके लिए जरा सी सरकारी सरपरस्ती भी होनी चाहिए, और वो इलाके जहाँ सयाहत के हैं वहाँ पे खतरे से उसको क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। कभी बंदा फंस जाता है, कभी गाड़ियाँ खाई में गिर जाती हैं, मतलब जैसे फॉरेन कंट्रीज में कि उन्होंने लिख दिया कि यहाँ जाना है यहाँ नहीं जाना है, तो उस पर अमल दरामद होता है, और सरमाएकारी तो इस पे पैसा तो लगेगा ही ना, तो पैसा पैसे को खींचता है ना। बिल्कुल ऐसे। और काम करने वाले वर्कर भी बड़े जफाकश होने चाहिए। भाई अच्छी बात कर रहे हैं तो इसको भी प्रमोट होना चाहिए। हमारे मुल्क में तो किसी चीज की किल्लत नहीं है, और किल्लत है हमारे मुल्क में किसी चीज की तो अच्छी नीयत की किल्लत है, नीयत अच्छी हो। बात बिल्कुल तो इम्तियाज साहब, बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत जबरदस्त पॉइंट कि किसी चीज़ की कमी हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं है, लेकिन किल्लत इसी चीज़ की, ट्रस्ट की, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलने की, नेक नीति की, सपोर्ट करने की, इस चीज़ की वाकई किल्लत पाई जा रही है। और इस पे भी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। इकरा, अब हम आपकी तरफ आते हैं। वैसे हमने काफ़ी बातें कर ली, मज़ीद भी वैसे हम स्टोरीज जानेंगे। आप कैसे आ गए इस फील्ड के अंदर? मुझे खुद ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, मतलब हमेशा से क्रेज़ था पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज विजिट करने का, घूमने फिरने का हमेशा से। और जब से यूनिवर्सिटी यहाँ पे मैंने ज्वाइन की, पहले हम अटक रहती थी तो इतना टूरिज्म वाली साइड पे नहीं थी मैं खुद भी, लेकिन अब यहाँ शिफ्ट हुई हम इस्लामाबाद में तो क्रेज़ और इंक्रीज़ होता गया। साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ के ट्रिप्स ज्वाइन करना, हर ट्रिप को ज्वाइन करना, फिर वो था कि पाकिस्तान से बाहर भी टूर्स लेके मैंने कहा चलो शॉर्ट स्टेप्स से हम इंशाल्लाह आगे चले जाएंगे। तो इससे जो आपकी एजुकेशन है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इवन मेरा रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, मैं 6th सेमेस्टर में हूँ अभी BS बॉटनी में, और वो भी कंटिन्यू है। उसके साथ शाम में मेरी अपनी एकेडमी है, एक्सलेंस एकेडमी के नाम से, वो भी हम रन कर रहे हैं सब माशाल्लाह। और कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि अगर आप में इनकरेज हो या फिर आप में खुद देखो स्टैमिना, मैनेज करना जानते हो हर चीज़ को, जहाँ जिसको जितना टाइम वक्त देना है। मैनेजमेंट, मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट थिंग होती है, आपने कैसे उसको मैनेज करना है हर चीज़ को। मुझे नहीं लगता 24 आवर्स हमें टूवर्ड्स पे देने पड़ते हैं, आप 2 to 3 आवर्स भी आप कंप्लीट वर्क कर लो एक चीज़ पे, एक सेगमेंट पे, तो इनफ होता है आपके लिए। ठीक, तो जैसे अवैस ने कहा कि इनकी फैमिली ने शुरू में इनको सपोर्ट नहीं किया, अब जब देखते हैं कि हाँ हमारा बच्चा स्टेबल हो गया, अब तो ये माशाल्लाह अच्छा खासा कमाने लग गया, तो अब साथ दे रहे हैं, तो आपके वालिदैन ने नहीं कहा कि पहले स्टडी पे फोकस करो, उसके बाद ये घूमने फिरने की तरफ तवज्जो देना? नहीं, ऐसा इशू नहीं आया। मतलब भाई हमेशा से कोऑपरेटिव थे कि मतलब जहाँ जाना है क्या तुम जाओ, मतलब लाडली तो नहीं आप? क्योंकि जो लाडले होते हैं ना उनको फिर बिगाड़ देते, सर पे चढ़ा देते। लाडले तो सब होते हैं, लाडले तो सभी होते हैं। नहीं, वो एक अलग किस्म के लाडले होते हैं, लेकिन जो इस तरह के होते हैं ना, कह रहे कोई नहीं जाए सपोर्ट करना। भाइयों की लाडली ये वाला लाड प्यार जरा बिगाड़ वाला होता है। नहीं, वो भाई काफी सपोर्ट करते हैं, इवन कुछ भी करना हो मुझे तो उनका ये होता है कि परमिशन भी मतलब इट्स ओके, मतलब तुम उनको कॉन्फिडेंट अब ये कर लेगी खुद, वो बैक हैंड देते रहते हैं। मतलब मैं स्टार्ट में थी तो मैं बहुत डिपेंडेंट होती थी उन पे हर चीज़ पे कि भाई मैंने काम ऐसे करना है। अच्छा। मुझे कहते थे अब बड़ी होगी हो, मैच्योर होगी, अब डिसीजन लेना खुद सीखो, लाइफ है तुम्हारी, जी लो। मुझे कहते हैं जी लो जितना जी लो, बस जी लो अपनी जिंदगी जितनी जी सकती हम गर्ल्स का ऐसा ही होता है, आप बेहतर जानती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो 1-2 दिन अगर मुसलसल ट्रैवलिंग हो तो मैं तो थक जाती हूँ। तो आप लोगों को कोई थकावट नहीं हुई है? एंजॉय होना चाहिए। हाँ, ये चीज़ है क्रेज। जैसे अगर मैं अपने काम की हद तक बात करूँ
तो हमें मुसलसल अब जैसे हम शोज़ कर रहे होते हैं, अदर चीज़ें चल रही होती तो हम नहीं थकते, बट जब ये ट्रैवलिंग की इस तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव करना और फिर ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक नए टेम्परेचर का सामना करना पड़ जाता है, तो उन चीज़ों में अपने आप को कवर करना ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये मेरे जैसा बंदा तो नहीं कर सकेगा बर्दाश्त। ऑब्वियसली बात। स्टार्टिंग में हमें भी थोड़ा सा टफ फील होता था, हाँ। लेकिन अब यह है कि हमें ठंड नहीं लगती, आदि हो नॉर्मल आदि हो गई। स्नो के अंदर हाइक कर रहे होते हैं, हमें फील नहीं होता। मुझपूरी अभी मैंने लास्ट एक वीक के अंदर 7 ट्रिप्स की हैं। अच्छा। लगातार 7 डेज में टूर्स भेजता भी रहा हूँ, 3-4 टूर्स में खुद भी गया हूँ। अच्छा। तो हमें वो फील नहीं होता, स्नो उल्टा हम एंजॉय करते हैं। ग्रेट। नहीं, मैंने देखा है वहाँ पे मेरी एक दोस्त हैं जानने वाली हैं, वो भी वो अपनी कंपनी रन करती हैं, आई थिंक एक्सप्लोर पाकिस्तान के नाम से उनका कुछ नाम है, आप जानते हो। आई थिंक मरियम, यस मरियम, एग्जैक्टली। तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो वो भी डिफरेंट जब ट्रिप लेके जाती है वहाँ जो उन्होंने ड्रेसिंग की होती है, मैं अक्सर से सवाल कर दिया तुम लोग को ठंड नहीं लग रही? ये हम तो एंजॉय कर रहे थे। असल में उधर ना जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं ना, इनका माइंड इतना ज़्यादा चल रहा होता है उस टाइम कि इन्होंने देखना होता है कि 4 इधर चले गए हैं, 3 उधर चले गए हैं, उनको भी वापस बुलाना है, उनको भी वापस। वार्म अप हुए तो वो बेचारे कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे। तो वो कुछ टूर ऑपरेटर्स होते हैं जिनको ज़्यादा ठंड लगती है, वो होते हैं कि जो बस से उतारते हैं, कहते हैं भाई 3-3:30 बजे वापस आ जाना, मैं इधर ही। अच्छा। उनको फिर ठंड लगती है क्योंकि वो उधर ही बैठे रहते हैं। वो वही एग्जैक्टली। लेकिन जो भाग रहे होते हैं, एक उधर जा रहा है, 2 उधर जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे भागना कर क्लाइंट्स अगर कोई देख रहे हुए तो वो मैं टूर्स पे सबसे आगे आगे होता हूँ। मेरी हैबिट है क्योंकि वापस मैंने सब कुछ लाना होता है, तो मैं खुद सबसे आगे जाता हूँ ताकि वापसी भी फिर जिस तरह रेवर नहीं होता, टूरिज्म के ऊपर इस तरह का भी आपको हिसाब मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है। क्या बात कि जब ये बात नहीं सुनते फिर आपको रेवर की तरह पूरे बस को साथ लेके आना पड़ता है। अच्छा। तो इससे काफ़ी लीडिंग स्किल्स काफ़ी डेवलप हो जाती हैं आपकी, अगर आप थोड़े से शार्प हो ना तो मार्केट के अंदर आपको आगे निकलने में प्रॉब्लम नहीं होती इतनी। ग्रेट। अच्छा, कोई ऐसा अभी तक आपका कोई ऐसा टूर, कोई ऐसा ट्रिप रहा हो जो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा आज भी आपको याद हो, लेकिन ऐसा कोई हैप्पी वाला या कोई ऐसा कोई अजीब से इंसिडेंट हो गया हो, वो भी आपको याद? मेरी हैबिट है कि मैं ऑनर होने के बावजूद भी जब टूर पे जाते हुए मैं डिसेंट होता हूँ, बट वापसी पे मैं घुल मिल जाता हूँ। मैं उनको फील नहीं होने देता कि मैं टूर को या इस कंपनी को ऑन कर रहा हूँ। तो मेरा हर ट्रिप ही वापसी पे एंजॉयबल हो जाता है। सेम डांस करना या शुगल मेला या वो जो अंताक्षरी खेलते हैं या सिंगिंग, जुगतबाजी होती है, ठीक है, बहुत सारी लतीफ़े सुनाना, स्टोरी शेयर करना, हम वापसी पे बड़ा डिफरेंट माहौल हो जाता है हमारा। अच्छा। मीन कि आप देखेंगे हर तीसरा बंदा अननोन है। एक बात जाहिर बात है, यहाँ पे आप किसी को शोल्डर भी मारे ना तो वो थप्पड़ पहले मारता है मार्केट के अंदर। उस बस के अंदर आप किसी को कुछ कह भी दें, ठीक है, तो वो आपको कुछ कहेगा नहीं। ये टूरिज्म का एक पॉजिटिव एंड है, बर्दाश्त करते हैं एक दूसरे को। उस कोस्टर के अंदर बैठते साथ ही सबके अंदर बर्दाश्त आ जाती है। ग्रेट। वैसे ये होना चाहिए, प्रैक्टिस में शामिल करना चाहिए, हर हफ्ते एक ट्रिप होना चाहिए हर ऑफिस का। देखें अब मेरी रूटीन बड़ी हेक्टिक है, मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ, कॉल सेंटर में एचआर मैनेजर हूँ। नाइट शिफ्ट करने के बावजूद इवन मैं मॉर्निंग में मेरा टूर आ जाता है सैटरडे संडे को, हम जाते हैं टूर्स पे, पूरा दिन जागते भी हैं। कैसी रूटीन मैनेज करना? देखिए इंसान है ना, अब वो आपने आई थिंक सुना ही होगा कि किसी साइंसदान के किसी ने आदमी को बता दिया कि मैं तुम्हें स्नेक से बाइट करवाऊंगा, आइज क्लोज करवा दी, उसने स्नेक से बाइट करवाया, वो मर गया। वो उसने उसको पिन, ठीक है, तो अल्लाह ने पावर दी हुई है ना, माइंड हमारे हाथ में है। इसी सोच से मर गया। माइंड स्ट्रांग करें तो आपको कुछ भी नहीं है। टेम्परेचर से लें तो मुझे टेम्परेचर होता है, लेकिन मैं मेडिसिन नहीं लेता, तो मेंटली इतना स्ट्रांग किया हुआ है कि टेम्परेचर हो भी सही तो मुझे फील नहीं होता। एक्चुअली आपको उस वक्त जो है ना वो अर्निंग नजर आ रही होती है। अर्निंग भी नजर आ रही होती है जो आपको और स्ट्रांग बना देती है कि बस अवैस घबराना नहीं, हिम्मत रखो। मतलब मेंटली हम ये फील ही नहीं करते कि हम टायर्ड हैं। अच्छा। हमें पता है कि हमने करना है, मजबूरी है, बस करना है, करा। क्योंकि अब पिछले 3-4 साल की आपकी स्ट्रगल हो, और एक छोटे से, अब लास्ट हमने टूर किया तो उसमें बांग्लादेश से निगार थी। अच्छा। ठीक है, आप लोगों में से जानता हो, ठीक है, वो इस्लामाबाद में रेजिडेंस है उनकी, तो रॉबल ट्रिप्स एंड टूर्स हमारे साथ वर्क करते हैं, उनके रेफरेंस से आई हुई थी। अब वो फॉरेनर थी, ठीक है, वो भी हमारे साथ बैठी हुई थी, उन्होंने एंजॉय किया सब कुछ, मतलब किसी को पूरी बस में फील ही नहीं हुआ कि वो फॉरेनर बैठे हुए हैं। जबरदस्त। वरना हम पाकिस्तान के अंदर अब देखें ना तो फॉरेनर का पता चल जाए दफा इस टूरिज्म पुलिस को, तो ये आगे हमें हिलने नहीं देते। सीरियसली। हम हो के वापस आगे फ्लैग भी उठाया हुआ तो कोई किसी को पता नहीं चला, बस वो उसी तरह उस एनवायरनमेंट में वो घुल मिल गया और नहीं बिल्कुल पता चला कि ये फॉरेनर है। इकरा मुझे ये बताओ, आपका कोई इंटरेस्टिंग ऐसा वाकया रहा हो जो आपको याद हो अभी तक? हम लास्ट मालूम जबाई गए थे, इससे पहले भी तो कहीं ट्रिप्स हुए, तो हमने काफ़ी इंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा। लेकिन तब मेरा ये था कि मेरा फर्स्ट टूर था और इन्हीं के साथ था, मतलब उससे पहले यूनिवर्सिटी के साथ जाना, ऐसे जाना, वो एक अलग चीज़ थी। तो मेरे ख्याल में मेरा सबसे हैप्पी टूर, हाँ, मैं इंस्पायर भी वहीं से हुई थी। मुझे आपको ज्वाइन करना है, मतलब मुझे भी ये काम करना है, मुझे आप बताएं, सिखाएं, काफ़ी अच्छा मतलब एक होता है। वो ये था कि मुझे कभी भी एक बॉस वाली फीलिंग अब ऐसे कभी भी नहीं आई। इवन
ये मुझे लगता है कि उसके बाद भी ना काफ़ी होता है कि बाकी टूर्स ऑपरेटर्स आपको रीच करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी ऐसा। लेकिन मुझे लगा कि जितना कंफर्टेबल मैंने इनके साथ होकर काम किया है, मैं शायद किसी के साथ। अच्छा, आपको नहीं इकरा लगता कि आपकी, अगर हम तो अपनी फील्ड की बात करते हैं, इसमें तो है ही है ये चीज़ें, लग पुलिंग का जो एक सिलसिला है ये टूरिज्म में भी है। अच्छा, अपने क्लाइंट्स को खींचना एक दूसरे ऐसा है ना, बहुत ज़्यादा। हाँ ये टूर के अंदर ही हो जाता है। अच्छा, वही टूर में ही वो Grabbing हो अपने जाती है। मतलब लोगों अब को टूर अलग- ऑपरेटर्स अगर 2 टूर ऑपरेटर्स गए हुए हैं टूर लेके, तो obvious सी बात है, एक आगे फ्रंट सीट पे बैठा है तो एक सेंटर में बैठा हुआ है। Exactly. ठीक है, गॉसिप्स हो रहे हैं, तो गॉसिप्स हो रहे हैं तो आपस में नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं, अच्छा, तो बस वहाँ से क्लाइंट किया। ओह। लेकिन ये है कि अब डिपेंड करता है, अब ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है। क्लाइंट पे नहीं, आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, ठीक है, अगर आप क्लाइंट के साथ बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग थी, आपने रेट अच्छा दिया हुआ था, वो जितनी मर्जी बॉन्डिंग कर ले, वो क्लाइंट आपको ही बताएगा भाई उसने मुझे 2600 दिया, आपने 2400 दिए। क्लाइंट आपको जरूर बताएगा। अगर वो रेट अप डाउन करता है ना, तो वहाँ पे क्लाइंट ग्रैब हो सकता है। लेकिन आप रेट ही वो रखेंगे जो क्लाइंट उधर जाए। आपको मार्केट का तो मुझे अंदाजा है मार्केट क्या है, तो मैं रेट ही वो देता हूँ क्लाइंट को, बायर के क्लाइंट को, न्यू क्लाइंट को, कि वो कहीं जाता ही नहीं है। ग्रेट, ये आपको भी पता चल गया कि क्या ताने बाने होने चाहिए क्लाइंट। लेकिन दूसरा ये है कि मैंने टूरिज्म के अंदर क्योंकि मुझे खुद शौक था, तो मेरा जो ये स्टार्ट करने का मोटिव ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हॉस्टलाइज होते हैं या वो अफोर्ड नहीं कर पाते। अब हमें पता है कि कॉस्ट क्या लेकिन उन्हें है, जरा घूमने फिरने का शौक होता है कि चलिए वीकली कहीं मैं मोस्ट ऑफ द टाइम टूर मतलब ना लॉस ना प्रॉफिट, तो मैं जस्ट उनसे कॉस्ट ले लेता हूँ और उनको टूर्स पे लेके जाता हूँ। सही कि चले कोई नहीं, ये जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको पता चले तो उन्होंने मेरा गला दबा दे कि ये लड़का क्या करता है। इस पे अब ऐसे मज़ीद बात करते हैं, ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद नाज़रीन अपने मेहमानों से और इंटरेस्टिंग डिस्कशन का सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, सब्सक्राइब में कहेंगे खुश आमदीद। होपफुली आप आज का शो एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। घूमने फिरने की जब हम बात करते हैं, सैर तफरीह की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, हर इंसान ज़रा एक्टिव हो जाता है कि हाँ वीकेंड आता है, मुझे भी कहीं घूमने फिरने जाना चाहिए। तो जब ऐसे टूरिस्ट से वाबस्ता लोग हम बुलाते हैं, उनसे हम बड़ी चीज़ें जानते हैं, हमें भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अच्छा मार्केट में क्या चल रहा है। अगर डिफरेंट कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं तो आपने उनके साथ किस तरह से डील करना है, उनका रिएक्शन क्या हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सही वाला बंदा है या थोड़ा आपको आपकी जेब पे जो है ना वो भारी पड़ने वाला है। सो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम बात करते हैं कि ये टूरिज़्म कंपनी वाले ये अपने आप को ज़रा एक्टिव रखते हैं, ग्रूम रखते हैं, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होता है, तो यकीनन जो इनके साथ बंदा जा रहा है उसे भी अंदाज़ा होना चाहिए कि वो सही कंपनी के थ्रू अपने वीकेंड को, अपने डेज़ को जो है वो एंजॉय करने के लिए जा रहा है। उसको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा, उसको किस तरह से, देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप किसी भी टूरिज़्म कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं, किसी के साथ भी आप जाते हैं, तो आप अपने आप को रिलैक्स कंफर्टेबल फील करें, एक फैमिली इन्वायरमेंट हो, ना कि आप लगे कि अच्छा मैं वहाँ पर भी अकेला घूम रहा था, मैं यहाँ पर भी अकेला घूम रहा हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो इन चीज़ों को कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे ये घुल मिल के हम अपने जो भी जिस ट्रिप पे आप जा रहे हैं, 1 दिन के, 2 दिन के, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, जितने भी आपके दिन है, तो वो कैसे खूबसूरती से के साथ आप स्पेंड कर सकते हैं, इसी पे हम कर रहे हैं बात। वैसे एक आपने बाइक की स्टोरी का जिक्र किया था, वो स्टोरी अगर आप हमें सुना दे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बाइक राइडिंग का शुरू से ही पिंडी बॉयज़ हैं, तो शौक तो रहता है। ठीक है, तो मुझे 125 का बड़ा शौक है। अच्छा। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं परचेज भी करने वाला हूँ, लेकिन ये है कि कुछ फादर मामा की वजह से वो कहते हैं फास्ट लाते हो तो डर रहता है। जाहिर बात है, माँ बाप तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं। खैर मेरा एक फ्रेंड है टीवीएस में, महर शरियार, जो टीवीएस को ऑन करते हैं, द वॉलंटियर सोसाइटी को। तो उन्होंने मुझे वैसे ही, मैं ऑफिस बैठा हुआ, उन्होंने कहा वैस रमज़ान था, तो वैस नीलम चलना है अफ्तार ड्राइव पे। अच्छा चले जाते हैं। तो मैं शुरू से मैं रेडी रहता हूँ, मुझे एडवेंचर के लिए आप एनी टाइम आप कॉल करेंगे, मैं कहूँगा मैं ऑफिस ऑफ करता हूँ या अपना काम कंप्लीट करता हूँ, चले जाते हैं। वैस रेडी है। उसने कहा ठीक है, मैंने कहा बाइक बैग पैक करके रखा हुआ है। बैग पैक नहीं होता हमारा, हम बैग के बगैर भी निकल जाते हैं टूरिज्म के, हम इतने शौकीन हैं। तो बस उसने मुझे टेक्स्ट किया और मैंने कहा बाइक, कहता बाइक का मसला नहीं है, फ्रेंड से ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम गए, एक उसका गुजर फ्रेंड था, उसके घर से हमने बाइक लिया। बाइक की कंडीशन ये कि ना हमने हवा चेक की, ना बाइक को कुछ चेक किया, हम बाइक पे बैठे, किक लगाई, नीलम वैली की तरफ रवाना। यहाँ से
आई थिंक रिकॉर्ड टाइम होगा ये, 7 आवर्स में हम नॉन स्टॉप नीलम वैली 8 मकाम में थे। माय गॉड, हमने बाइक स्टॉप नहीं किया, सिर्फ एक स्टे किया रास्ते पे, वो भी मुजफ्फराबाद के अंदर शॉर्ट सा। और वहाँ पे हमने अफ्तार ड्राइव की, काफ़ी अच्छा लगा कि 8 मकाम मैं पहली दफ़ा गया था, लेकिन वहाँ के लोगों की कोऑपरेशन, इन्वायरमेंट, हमें पूरे रास्ते पे अनसेफ फील नहीं हुआ। उधर के रोड सब, मतलब मेरे लिए वो एक्सपीरियंस एक न्यू था बाइक पे, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बाइक से। तो वहाँ से जब हम वापस निकले तो रात थी। वो दोस्त मुझे कह रहा कि यार इस टाइम नहीं निकलते, सुबह निकल जाएंगे। मैंने कहा भाई फैमिली के साथ कमिटमेंट है और लाजमी जाना है। तो हम इवनिंग में निकले कोई मगरिब के करीब, तो अगेन 7 आवर्स के करीब हम दोबारा रावलपिंडी थे और नाइट ड्राइव पे। माय गॉड। तो उसके बाद फिर मेरा एडवेंचर हुआ फ्लड में। अच्छा। बाइक पे। हाँ। अब वो एडवेंचर ऐसा था, वो भी मैं ऑफिस में बैठा। अच्छा। मुझे मॉर्निंग में मतलब ये कुछ प्लान सडन हुए। हाँ। तो उसने मुझे कहा चरसदा जाना है। अच्छा। फ्लड आया हुआ, चेक तो करने जाएंगे जो डोनेशन हमें लोग दे रहे हैं वो सही जगह पे हम लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। हाँ। तो हमने डिसाइड किया, मैंने फिर क्वेश्चन किया उस पर, मैंने कहा बाइक। हाँ। कहता है यार बाइक तो नहीं है तुम्हारा, ठीक है। मैंने कहा हाँ कल ही सेट करवाया है। तो कहता है 70 बाइक है, कहता है इसी पे चलते हैं। सही। तो अभी भी बायर जो जिस पे मैं हूँ, ये मेरे फादर की तरफ से गिफ्टेड भी है मेरे पास। अच्छा। तो उसको मैं सेल तो नहीं करूँगा कभी भी, तो इसका काम बहुत करवाता हूँ। तो खैर हम बाइक पे निकल गए, हम चरसदा गए, हमने विजिट वगैरह किया। आगे एंड तक जब फ्लड आया वो था सारा एरिया हमने विजिट किया। वहाँ बड़ों जो एक डॉक्टर साहब थे उनसे मिले। वापसी पे हम नौशहरा पहुंचे तो हमें फ्लड आ गया। जो नौशहरा का फ्लड आया था उसके फ्रंट पे थे हम। तो वो दोस्त मुझे कहा यार कुछ नहीं होता, अगला मोड़ मोड़ेंगे तो फ्लड खत्म हो जाएगा। अच्छा। हम थोड़ा सा आगे हुए, जो पीछे पानी आ रहा था वो भी 2.5 फुट हो चुका था। यानी कि ना आगे जाने के लायक ना पीछे, बस सेंटर में फंस गए। खैर मेरा तो दिल डरा क्योंकि मैंने तो कहा भाई मुझे तो खैर जाना है, तुम्हें अगर नहीं ज़रूरत। मैंने कहा भाई मैं बाइक टर्न करूँ, मैंने बाइक टर्न किया। खैर अल्लाह अल्लाह करके हमने उस पानी में से बाइक गुजारा। फिर हम मिसालपुर वाली साइड से, और उसके बाद इंटरेस्टिंग ये चीज़ मेरी लाइफ में रही कि मैंने मोटरवे पे अराउंड अबाउट कोई 40 to 45 किलोमीटर 70 बाइक चलाया। ये जो हमारी मेन मोटरवे है। और मुझे इन्होंने पकड़ा, मैं एंटर हुआ उधर से चरसदा वाली साइड से, और मुझे मोटरवे पुलिस ने आके पकड़ा टेक्सला के करीब। अच्छा। तो वो एक एडवेंचर था मेरे लिए। ये तो वाकई था। वो मैं रिमेंबर रखा हुआ है कि 70 बाइक पे आप मोटरवे पे जा रहे हैं, और वहाँ पे एपेक्स, मेरान, आल्टो, ये सब हमारे साथ रेसेस लगाने वाले थे। वैसे क्या वो एक लम्हा, एक मोमेंट होगा। हाँ, प्राउड फील कर रहे थे ना भाई 70 पे बैठा हूँ, गाड़ी वाले मेरे साथ रेस लगा रहे हैं। और हम क्रॉस भी कर, मतलब आप देखें 120 110 पे अगर बाइक जा रहा है और मेरान 80 की स्पीड पे जा रही होती है या 90 या 100 पे, तो आप उसके साथ कम्पीट कर रहे होते हैं। चले अब वो अगर मेहरान की बात करें वो तो 800 सीसी है और आप 70 पे हैं, तो इधर हवा कट हो रही है ना। वो बिल्कुल, वो तो बेचारी जो है बाइक तो हवाओं में होंगी। ऐसे ही है। और चला फिर हम जैसे रहे हो तो लेकिन मैं मैसेज यही दूंगा कि मैंने चलाया भी है तेज बाइक, लेकिन बाइक राइडिंग से अवॉइड करें, ठीक है। कोशिश करें कि आजकल ना लोकल आप लोगों के पास एडवांस एक अलग चीज़ है, लेकिन अपना ख्याल रखना ये बहुत ज़्यादा लोकल ट्रांसपोर्ट इतनी आ गई है, हर एरिया में लोकल ट्रांसपोर्ट आजकल इन ड्राइव है, ये चीज़ें आप ये यूज़ करें। अगर आप बाइक से थोड़ा सा भी डरते हैं तो अगर कॉन्फिडेंस रखते हैं फिर बेशक जाए। अच्छा, मुझे बड़ा डर लगता है बाइक से। जैसे मैंने बाइक से, डर के आगे तो जीत है ना। वो तो है ही है, लेकिन वो ये किस्मत है, अगर डर के आगे आपको मौत लिखी हुई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं देखता हूँ नाइट में ना वो फीमेल 1 to 5 चला रही होती हैं, ऐसे ही है, हम हैरान हो रहे होते हैं कि हम इतना अच्छा नहीं चला सकते जितना वो चला रही है। मैंने अपने भाई को एक दफ़ा बोला, मैं अदर सिटी से ट्रैवल करके आ रही थी, तो मैंने कहा कहाँ मैं इन ड्राइव करूँगी, वेट करूँगी उसको। मैंने कहा तुम इधर करीब ही हो गए तो बाइक पे ना मुझे पिक कर लेना। अब मैं ये तो उसको बोल तो बैठी, अब बाइक पे बैठ तो गई और उसको बार बार कह रही हूँ आहिस्ता चलाओ, आहिस्ता चलाओ, टर्न आने वाला है, आहिस्ता से टर्न करना, क्योंकि मैंने कहा ये 2 पहिए वाले स्लिप हो गया तो हम तो गए। तो मेरे घर पहुंचने तक मैंने उसको बार बार आहिस्ता चलाओ, तेज नहीं करना, साइड पे हो जाओ, पीछे से गाड़ी आ रही है। तो रिलेटिव वो कहते हैं जब तुम गाड़ी चला रही होती हो तो तुम्हारे साथ जो बाइक वाले गुजरते हैं क्या तुम एहतियात करती हो? मैं कहा यार डेफिनेटली करती हूँ, मैं उनको थोड़ी मार के वहाँ से गुजरती हूँ। अब तो ये बाइक चलाने वाले पे है कि वो कैसे चला रहा है। कितनी 1% लोग करते हैं एहतियात, मतलब बाइक वाला बेचारा गलती खुद बाइक चला रहे होंगे ना तो कट मारेंगे, मसला नहीं है। अच्छा, खुद गाड़ी चला रहे हैं, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, वो गलती से आ जाएगा ना तो उसको ऐसी 2-3 सुना देंगे, वो बेचारा वो देखता भी नहीं है वापस मुड़ के। देखिए इसमें बाइक वालों की गलती होती भी है। अब हम खुद भी तो चलाते हैं ना। तो उस टाइम हम नहीं देखे, उस टाइम हम गाड़ी वाले कहते हैं भाई तुमने इधर टर्न क्यों की है। हाँ, अब बिल्कुल एक दूसरे को ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये सेंसिबल बने, पाकिस्तानी है। अब पाकिस्तानी हमारी ऐसी कौम है ना कि इनको उंगली पकड़ा दी जाए ना, ये उंगली पकड़ी रखेंगे। ये अगर अब मैं सियासत के ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी अवाम को ना उंगली पकड़ाई हुई है हमारे हुक्मरानों ने, ठीक है, और हमने उंगली पकड़ी हुई है। बस जहाँ उन्होंने हमें घसीटा हुआ है हम उनके उधर घसीटे चले जा रहे हैं। अब
सारे लोग सोचते हैं ना, हर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, मैंने बाहर जाना है, मैंने बाहर जाना। और भाई बाहर जाके 50,000 लाख कमा लोगे, वही पाकिस्तान के अंदर पड़ा। ये सियासतदानों के पास कहाँ से पैसा आता है? पाकिस्तान से निकालते हैं। आप अपने मुल्क में अपनी फैमिली के साथ होते हैं, यहाँ पे कितने मौके, जैसे आप ये इकरा टूरिज्म की बात करें, ये कितनी बड़ी फील्ड है, बड़ी मार्केट है ये, बहुत बड़ी मार्केट। लेकिन वही अगर आपको हावनो है, आपको इतनी आपके अंदर पावर है कि आप लोगों को डील कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, जिम्मेदारी लेने के काबिल हो, आप संभाल सकते हो, तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिपेंडेंट मार्केट है। आपको कोई वो पूछ नहीं है क्यों इतना ले रहे हो, क्यों कितना कमा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, बस कुछ टर्म्स है, आपने वो फॉलो करनी है। पॉजिटिव एंड ये है कि इस मार्केट के अंदर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट एक अच्छी रनिंग कर सकते हैं। मैंने ये जितना काम किया मैंने विदाउट इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा। लोग कहते हैं कि फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग एड्स लगाएं, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग। ये मैं पूछने भी लगी थी कि अगर इन्वेस्टमेंट के बगैर हम इस काम को, अगर कोई नौजवान स्टार्ट करना चाहता है, तो इज इट पॉसिबल? अब मैंने हार्ड वर्क है इस काम के ऊपर। अब फेसबुक का उसके ऊपर कोई लिमिट तो नहीं है आपको कितने ग्रुप्स ज्वाइन करें, कितनी। अब शेयर की थोड़ी लिमिट होती है कि आप 200-300 शेयर के बाद थोड़ी से वो बैन हो जाता है 1 आवर के लिए या 24 आवर्स के लिए। ऐसे ही है। तो मैंने मल्टीपल आईडीज बना ली। मेरे से बड़ा होता है मुझे आए दिन जो है ना फेसबुक ने नोटिस दिया होता है, नहीं मैंने रूल्स की खिलाफवर्जी कर रही है। आईडीज और पेजेस बना लिए हैं, ठीक है। फिर मैंने यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस को स्पेसिफिक ग्रुप्स में जाके लोगों को टारगेटिंग करके अपने सर्कल में ऐड कर लिया। ग्रेट। तो अब जब मैं पोस्ट लगाता हूं तो मैं एक पोस्ट के ऊपर 300-400 शेयर्स करता हूं। आपने उनको फॉलो करना है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं, आप उनको करो फॉलो। आपको आइडिया होना चाहिए कि किस मार्केट को, किन लोगों को आप टारगेट कर रहे हो। अननोन पर्सन को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, वो आप पे फौरन क्वेश्चन करेगा हु आर यू। यस। तो आप उसे सिंपल बताएं कि मैं अपना सोशल सर्कल इंक्रीज कर रहा हूं, मैं ये काम करता हूं। बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ क्या बताओ कि आप मुझे जानते हो, नहीं मैं नहीं मुझे जानते हो, नहीं जानते आप हो, कहां पढ़े हो, वो मतलब रेफरेंस निकालना शुरू कर देते हैं। वो ये जाहिर बात है, एक से दूसरे आपके मैसेज पे आपको या तो ब्लॉक करेगा या जवाब नहीं देगा। तो सिंपली आपने उसको हेलो हाय सलाम किया, आप अपना वो जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो आप उसको भेजिए, आप डिलीवर करें, ताकि वो देख ले। अगर उसने आगे आप बात को बढ़ाना है तो वो बढ़ाए, वरना वो वहीं पे आपको। क्योंकि हम 4 पर्सन जो एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ। अब 1-2 लोग हैं जो बूस्ट लगाते हैं हम में से। अच्छा। अगर वो भी 15 क्लाइंट्स लेके आते हैं, चले मेरे क्लाइंट्स 3-4 काम है, मेरे 10 है, और मैं वो विदाउट बूस्ट ला रहा हूँ, तो वो कौन सा बेटर हुआ? विदाउट बूस्ट वाला बेटर हुआ ना। ट्रू। ठीक है। अब मैक्सिमम टाइम उनको लॉस भी होता है। अगर मेरा क्लाइंट नहीं है तो मुझे लॉस नहीं है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली मैंने बूस्ट नहीं लगाया हुआ। ठीक है। अब वो थोड़ी भी थोड़ी वही मेहनत है, 5,000-6,000 की struggle रीच आ रही है। मेहनत क्या है? हार्डली 10 मिनट्स की मेहनत है। यस। ठीक है। मैं इसके ऊपर ज़रा टाइम नहीं देता, मेरा कंटेंट क्रिएट नहीं होता, लेकिन जो मेरा क्लाइंट आता है वो 110% सेटिस्फाई होके जाता है। मैं उनको ज़रा भी, आर्मी के लोग भी आते हैं साथ ज्वाइन करते हैं। मेरे टीचर्स हैं द क्वेस्ट एजुकेशन सिस्टम के साथ, मैंने रिसेंट टूर्स किए हैं। अच्छा। आई थिंक 500+ स्टूडेंट्स थे। एक अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। उन्होंने मुझे पढ़ाया भी। उन्होंने पहले खुद क्या, बेटा पहले मैं खुद आऊँगा, उसके बाद में पहले मैं एक्सपीरियंस करूँगा कि क्या, कैसे आप किस तरह सर्विसेज देते हो, उसके बाद मैं फिर आगे रेकमेंड करूँगा। बिल्कुल। ग्रेट। इकरा, मैं आपसे जानती हूँ अवैस से तो इतनी बातें कर रहे हैं ना कि बस आज कंटेंट बहुत है। एग्जैक्टली होना भी चाहिए। हो जितना आपके एक्सपीरियंस में चाहते हो हमारे साथ शेयर करें, ताकि नाज़रीन को पता चले, कि अगर यंग टैलेंट की बात करें तो वो कैसे इस फील्ड में आगे खुद को मनवा सकते हैं। मैं थोड़ी सी ख़वातीन की अगर बात कर लूँ तो आप जब ट्रिप्स के साथ जाती हैं, डेफिनेटली फैमिलीज होती हैं, लेडीज़ होती हैं, क्या रिस्पॉन्स होता है? फैमिलीज का रिस्पॉन्स आई थिंक मुझे लगता है कोऑपरेशन पे सब डिपेंड करता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप खुद कोऑपरेटिव होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इंट्रोवर्ट पर्सन बन के बैठ जाएं कि हम किसी से बात नहीं करते, अपना मूड है। इवन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, मतलब हम खुद मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन हमें उस टाइम अपने कंफर्ट लेवल पे आना होता है, क्योंकि हमने डील करना है। फैमिलीज हैं हमारे साथ, कोई गर्ल्स होती हैं अकेले हमें ज्वाइन करती है। जैसे मैं भी फर्स्ट थी तो मैंने अपनी फैमिली के साथ तो ज्वाइन नहीं किया था। मैं भी सिर्फ मैं फर्स्ट टूर पे मैंने से करिए वैसे मैं बोर तो नहीं होंगी लिटरली मैं क्वेश्चन क्योंकि होता है ना एंजॉय ये करें। एंजॉय नहीं, जब ये इंटरेस्ट हुई ना इनकी बात में 5 मिनट गुजरे तो मैं सब कह रही यार ये बहुत बोलती है, इसे चुप कराओ। माय गॉड। लेकिन आज इकरा नहीं बोल रही है। मैं बहुत टॉकेटिव हूं, मतलब इनफैक्ट मुझे खुद भी फील होता है कि मैं बहुत एक्स्ट्रा बोलती हूं। लेकिन आज इकरा आप नहीं बोल रही। आज अवैस बाजी ले रहे। अब ज़ाहिर बात है जब बॉयज पे बात आएगी तो हम चुप तो नहीं रहेंगे। उन्होंने स्टार्ट में कहा था कि बॉयज इस फील्ड में आ गए हैं, तो अब आपको खुद को जो है ना वो मनवाना चाहिए था। नहीं, हम गर्ल्स भी मतलब इनको क्रॉस कट करें। इनफैक्ट मुझे बेसिकली होता ये है कि नहीं, बेसिकली होता है कि जैसे गर्ल्स होती है ना, हमें फर्स्ट स्टेप खुद भी रखने में थोड़ा सा हो रहा होता है कि फैमिली इश्यूज हैं। मोस्टली गर्ल्स को ही होता है कि वो खुद बहुत कुछ करना चाह रही होती हैं, लेकिन उनको ये होता है कि यार मामा मना कर देंगी, पापा मना कर देंगे, ये होता है। मतलब मम्मा पापा ने अपनी जिंदगी गुजारी है, बच्चों को आगे बढ़ने दो भाई। पाकिस्तान में तो बच्चे भी ऐसे हैं ना कि पेरेंट्स थोड़ी सी इतनी सी डील दें तो बच्चे बिल्कुल ही निकल जाते हैं। वो वाला सिर्फ ये है कि लिमिट क्रॉस कर देते हैं। खुद साथ जाए ना, कोई बड़ा भाई है, कोई सिस्टर है, 1-2 दफा खुद साथ जाए,
जब तक देख वो लें। सेटिस्फाई नहीं होते हाँ। उसको अलाउ ना करें, लेकिन उसके साथ जाएं तो सही, उसको एक दफा पुश तो पुश तो करें। करें, हमारे लोग हैं कि हम पुश ही नहीं करने देते। अब मैंने ट्यूशंस भी पढ़ाए हैं, ओह। तो ट्यूशंस के अंदर भी मतलब वैसे आप और क्या क्या काम करते हो, हम पहले हमें ये बता दो ताकि फिर हम वन बाय वन उस पे हम सवाल कर सके। काम तो बहुत सारे करता हूँ, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड हम कह मल्टी सकते हैं। टैलेंटेड। हाँ। देखें, आप यंग है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। टिल 30 इयर्स आपके पास अगर टाइम है। यही अवैस हमारे तमाम तो यंगस्टर्स की सोच हो जाए, चाहे उसमें फीमेल है या मेल हैं, तो क्या ही बात हो। कोई नौकरी ये के पीछे ना इनको ऐसे तो भागे, नहीं डिग्री पाकिस्तानी लेके कहा ये ना जाता कहे ना। कि मैं तो बेरोजगार बैठा हूँ। नहीं, देखे ना, पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़ा मशहूर इनके बारे में फिक्र है कि जुगाड़ी है, तो हमारे काम में जुगाड़ ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मसला है। अब मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में पढ़ता हूँ, ठीक है। मैंने पहले यूईटी की ब्रांच थी, अब कौन से उसमें मैंने यूनिवर्सिटी स्विच की। अब मेरी स्टडी स्विच हुई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैं स्विच हो ठीक है, गई वैसे ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में कहेंगे खुशामदीद। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज इंटरेस्टिंग बातें जो हैं वो हो रही हैं और मल्टी टैलेंटेड लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम टूरिस्ट की बात करें, लेकिन ये सिर्फ टूरिज्म से नहीं बल्कि और बहुत सारे काम करते हैं, होना भी चाहिए। वैसे हम यही बात कर रहे थे कि अगर आप जैसे माशाल्लाह यंगस्टर्स, बाकी हमारे जो यंगस्टर्स जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप लोगों की तरह हो जाएं कि जो उनके अंदर टैलेंट है, आजकल तो बहुत बेशुमार, एक की बजाय 10-10 काम करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो अगर आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर वो सोचना शुरू कर दे कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, अपना कोई काम को बिजनेस शुरू कर दूँ, तो ये जो हम बात करते हैं कि सीवी हमारे पास तो इतनी आला डिग्री है लेकिन बेरोजगार फिर उन्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा। नहीं, देखे ना, सोच सब लेते हैं, करते कोई नहीं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो रास्ता दिखाने वाले हैं, रास्ता सब दिखाते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन नहीं बताते, ठीक है। मैं नाइट में जब जॉब करता हूँ, HR ओरिएंटेशन वगैरह मैं देता हूँ, तो ओरिएंटेशन होती है हार्डली 30 मिनट्स की। अच्छा। तो मेरी जाती है 3 आवर्स पे। तो उसके अंदर मैं ये गाइड नहीं करता उनको कि यार आप लोग ये फलानी काम है, ये भी कर लो, फ्रीलांसिंग भी कर लो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो। मैं उनको काम वो बताता हूँ जो रियलिस्टिक हो, वो कर सके। ठीक है। अब विजुअल यूनिवर्सिटी से मैंने बात स्टार्ट की थी, सिर्फ सबज बाग नहीं दिखाने होते आपने। हाँ, तो मुझे नहीं पता था कि उससे इतनी इनकम आएगी मुझे। अच्छा। PDFs होते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले अगर सुन रही हो तो कहीं मुझे पकड़ भी ना लें कि हमारी बुक सेल करता है। तो मैंने राउंड अबाउट 11,000 का प्रिंटर आया था। अच्छा। तो मैंने पहले कैंपस से बुक्स प्रिंट कराई, फिर मैंने जब कहा कि A4 पेपर पे बुक प्रिंट हो रही है, क्यों ना मैं घर में करूं, क्योंकि ऑफिस में जॉब तो करता था, पता तो था कैसे प्रिंटिंग होती है। मैंने घर पे प्रिंट की। जब अपनी प्रिंट की तो अंदाजा हुआ कि यार जो बाहर से हम 10 रुपए का एक साइड प्रिंट करा रहे हैं, वो घर पे मुझे हार्डली 4 to 5 रुपीज की पड़ रही थी, वो डबल साइड, सिंगल भी नहीं। तो मैंने वही आइडिया आया, मैंने मार्केट किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जब भी सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो मेरे सेमेस्टर की फीस होती है 25K या इतनी, तो उससे ट्रिपल फीस मैं उस प्रिंटिंग से निकालता हूँ। मतलब 11,000 की इन्वेस्टमेंट हुई। बस यही बात, आप अपने टैलेंट को या माइंड को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। काम मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने एक सोच, आप उसको करने की कोशिश तो करें। वो हर सेमेस्टर का बोनस है। मतलब वो एक ऐसी अमाउंट, और उसके आफ्टर शॉक्स पे रहते हैं पूरे सेमेस्टर में, हर मंथ में। और मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कि जब मेरी सैलरी खत्म होती है, टूरिज्म का बजट खत्म होता है, तो मुझे बुक्स के ऑर्डर्स आ जाते हैं। अच्छा। यानी कुछ ना कुछ चलता रहता है, स्टॉप नहीं होता। देखें, ये जो यंगस्टर है ना, ये कहते हैं कि हमें एक जगह पॉइंट मिल जाए, हम उधर ही बैठे हैं और सब कुछ कमाएं, बस वही। लेकिन आजकल वो सिनेरियो नहीं है। आप बिल्कुल अब मैंने ना मतलब अपनी 6-7 साइड्स रखी हुई हैं। एक साइड से इनकम रुकती है, सैलरी में से मसला आएगा, लेट कमिंग होगी या छुट्टी होगी तो डिडक्शन होगी, टूरिज्म से कंप्लीट होगी, अल्टरनेट कुछ ना कुछ अल्टरनेट। अब इसी तरह मेरे बड़े भाई हैं, तो वो उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया थोड़ा सा। तो CCTV कैमरा या फायर सिस्टम के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं खुद तो नहीं जाता, लेकिन आउटसोर्स लोग वगैरह होते हैं, हम उनको प्रोजेक्ट दे देते हैं, अपना कमिशन ले लेते हैं, वो भी एक साइड इनकम है। एग्जैक्टली, बिल्कुल है। तो आप इस तरह लोगों के साथ, अब देखें जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई है, उन्होंने बना दी, आप उनको आउटसोर्स करो, प्रोजेक्ट्स लो, उनके पास जाओ, उनसे काम कराओ, डिलीवर करो। वही बात है जो हमारे कॉलर ने भी बात की, वाकई बहुत है। आपको हर स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई मौका आपको जरूर मिलेगा। अब अपॉर्चुनिटी होती है ना, अपॉर्चुनिटी, हमारे जो यंगस्टर है ना, ये कहते हैं अपॉर्चुनिटी खुद चल के है। ऐसा थोड़ा, मेरा मानना ये है कि मेरी फर्स्ट जॉब के बाद, फर्स्ट जॉब मेरे बाबा ने मेरी लगवाई, ठीक है, खुद तलाश करने पड़ते हैं। उसके बाद अभी तक मैं कोई 9 to 12 जॉब स्विच कर चुका हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अल्लाह की तरफ से है, कुछ वालिदैन की दुआएं हैं, कुछ
कोई लोगों की दुआएं लग जाती हैं, तो नेक्स्ट जॉब तैयार पड़ी होती है। मतलब इधर से रिजाइन पुट किया या कोई मसला मसाइल हुआ, अगली जॉब रेडी है। तो मेरे साथ होता है ऐसे ही आ रहा है। यानी अब आप बेरोजगार नहीं बैठे। मतलब कोई भी यंगस्टर है ना, तो मैं रात को भी ये उनको समझा रहा होता हूँ जो भी मेरे पास आता है कि यार सब कुछ है पाकिस्तान में। exactly, जितने बड़े जो हमारे मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ये कहाँ से कमाते हैं? पाकिस्तान से निकालते हैं। पाकिस्तान से, हम पाकिस्तानियों से तो निकाल रहे हैं। पैसा खत्म ही नहीं हो सकता, आप कमा के देखो। मैं आज सुबह ही अपनी जो मेकअप आर्टिस्ट है उसको भी ये कहते हैं कि जितना पैसा हम पाकिस्तानियों के पास है ना, और इसी पाकिस्तान में है, और इसी पाकिस्तान के अंदर है, ये और बात है, हम निकालना नहीं चाह रहे। अब ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर अगर आप उस फील्ड में भी जाते हैं तो थोड़ी गंदी फील्ड जरूर है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा साफ काम करें ना, आप अपनी 1-2 गाड़ियां जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, अगर आप वो हराम कमाने से बेहतर है 2-3 आप व्हीकल्स अपने लगाएं, आप इसके साथ सारी जिंदगी बैठ के खाएं, आपका पैसा खत्म ही नहीं होता। अच्छा देखिए, आप अगर अपना कोई बिजनेस आप रन कर रहे हैं, आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, और जीरो से ये आप सोच के स्टार्ट करें मुझे हर्डल्स आ सकती हैं, मुझे इवन अपनी जेब से इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली यूथ जो हमारी है वो ये कहती है कि हमने अगर फर्स्ट स्टेप लिया है, हमने इन्वेस्ट किया है, तो अगले दिन ही हमें उसका ट्रिपल बिल्कुल प्रॉफिट मिल जाए। ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे एक और पॉइंट भी है ना कि हमारी यूथ सोचती है कि जब तक हमारे फ्लायर्स नहीं लगेंगे, कार्ड्स नहीं होंगे, पम्फलेट्स नहीं होंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेरी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई। आपका काम बोलना चाहिए कि आप खुद एडवर्टाइज होना शुरू हो जाए। अभी भी हमने कोई इतनी कोई हाई लेवल पे ऑफिस नहीं बनाया हुआ, कोई एडवर्टाइजमें की हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे ट्रिप्स करते हैं, अच्छा अकाउंट आता है हमारा। बिल्कुल, आपके कनेक्शन ऐसे हो जाते हैं कि आपको एडवर्टाइज की जरूरत नहीं पड़ती है। इकरा, अब आपसे हम बात कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कि लोग क्यों कहते हैं कि आप बहुत बोलती हैं। इस वक्त ये जुमला अवैस पे फिर जा रहा है कि ये जो है वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। मुझे ये बताएं कि टाइटल है बातूनी का। वो बाजी है मेरी एक तलगांग से देखिए अभी फिर इन्होंने आपका टाइम हाईजैक कर लिया। मेरी स्पेस ले लेते हैं। बस आपको चाहिए ना कि आप इनसे छीने अपनी स्पेस। आपने अभी जिंदगी में कर रहे हैं ना, इतनी ये देखिए बॉयज को अपनी स्पेस बनाना आती है। वो आप गर्जी बना लेती है, वो हमारी एक बड़ा पाना है कि हम आप लोगों को स्पेस देते हैं। मुझे ये बताएं आगे लाइफ में क्या करने का प्लान है, क्योंकि अगर आपके हम को पार्टनर की बात करें, ये तो माशाल्लाह से मल्टी टैलेंटेड है, हर मोड़ पे हर जगह कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सो आपका मेरा यही है बेसिकली, तो ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह, 1 ही साल है बस, ये हो जाए, फिर अपनी एकेडमी है वो सेटअप एक स्टार्ट किया हुआ है, वो तो लाइफ टाइम परमानेंट ही चल रहा है इंशाल्लाह। और उसके साथ से टूरिज्म में काफ़ी इंस्पायर हूँ खुद भी, तो मुझे ये होता है कि अगर काफ़ी फ्यूचर मैंने प्रमोट किया तो सिर्फ कंट्री में नहीं, आउटसाइड कंट्री भी टूर्स मैंने देखे हैं। बहुत से ग्रुप्स हैं जो लेके जाते हैं, इवन पाकिस्तान से ग्रुप्स इकट्ठा किया, मलेशिया जा रहे, कभी कनाडा जा रहे, तो वो एक होता है इंस्पिरेशन होती है। अच्छा, अभी तक आपने पाकिस्तान के कौन-कौन से एरियाज जो हैं वो विजिट कर लिए? मैंने आई थिंक मैं 10th क्लास में थी जब मैंने अपना फर्स्ट टूर मैं जाना चाह रही थी, वो मरी का था। फर्स्ट मैंने स्टार्ट हाँ, बचपन में वैसे पत्थर वो हमारे माइंड में था, मरी जाना है, मरी, हमने बस मरी देखना ही देखना है। उसके बाद लाहौर बहुत दफ़ा विजिट किया, लाहौर हो गया, मरी हो गया, सवात, मालम जुब्बा, फिर उसके बाद मुशकपुरी, मतलब जितने टूर्स हैं सब तकरीबन नॉर्दर्न एरियाज ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। बस अब कश्मीर का मुझे खुद क्रेज़ है, एक कश्मीर और एक कराची रह गया। वो तो वादी जन्नत है, नो डाउट, लेकिन हमेशा से होता है ना कि कश्मीर जाना है, कश्मीर जाना है, दिमाग में कोऑपरेटिव नहीं है। मैं ऑन एयर कहूँगा सीरियसली, मैं उनसे सख्त डिसअपॉइंट हूँ। इस लिहाज से अगर केपी के देखा जाए, केपी की पुलिस बहुत मेहमान नवाज है, मेहमान नवाज, इवन वो कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा है, बहुत नो डाउट वो अपने मेहमानों की कदर करते हैं। इवन मैंने देखा है, मेरा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, वो अगर अब की टूर का तो मुझे आइडिया नहीं, बट एक सिंगल के लिहाज से बात करूँ, आपसे पैसे नहीं लेते, आप हमारे मेहमान हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है कि आप हमारे मेहमान हैं, वो कुछ गर्ल्स होने का बेनिफिट भी मिल जाता है। अब उन्हें अपना पॉइंट मिला है। एग्जैक्टली, हाँ, कुछ एरियाज के हैं लोग। अगर मैं मरी की बात करूँ, जैसे अब मरी वालों का बासी का वो कहा जाता है ना, कि ये भी थोड़ा सा है, कोऑपरेटिव नहीं है, इनका भी ये चीज़ है। इस्लामाबाद में कुछ एरियाज है ना, वहाँ पे हमने नोटिस किया, एक दफ़ा मैं भाई के साथ जा रही तो पेट्रोल बाई चांस खत्म हो गया, मैंने चेक नहीं किया। अच्छा, तो अब हम देख रहे कि भी इतना दूर हमने ट्रैवल किया है, का ये गाड़ी चलाते जाना पेट्रोल नहीं देखना कि खत्म होने वाला है। मुझे भाई कह रहा पता नहीं इतना दूर हम पैदल चल के जाएंगे फिर मिलेगा वहाँ, मतलब एट इंस्टेंट उसी मोमेंट पे 2 बाइक्स वाले रुके और उन्होंने वो पेट्रोल फिल करके हमें दिया, मतलब कि आप लोग हमसे ले लो ये वो। मुझे भाई कहता है हम दोस्तों के साथ होते हैं, हमारा कई दफ़ा पेट्रोल खत्म हुआ, खुदा की कसम आज तक किसी ने नहीं पूछा। लड़की होने का फायदा हो गया, इज्जत करते हैं, किसी ने नहीं पूछा। हम टूरिज्म पे भी अप्लाई करते हैं। अच्छा, जब हमें थोड़ी हाइकिंग करनी पड़ जाए ना, वहाँ पे जीप्स जा रही हों या गाड़ियाँ जा रही हों, तो फीमेल को आगे कर दिया। नहीं, हम फीमेल के ग्रुप के साथ चल रहे हो, तो वो लिफ्ट बड़ी इजीली मिलती है, हमें यहाँ से लिफ्ट मिल जाएगी। लास्ट टाइम मालम जब हम गए तो
मैं अवैस और हमारे साथ एक और हाँ। लड़की थी जोहा, मतलब हाँ। वो हमारे ऐसी टूरिज्म, वो भी टूर के लिए आई हुई थी। अच्छा। तो हम चल के जा रहे इवन हमारे पीछे ग्रुप था 4 लड़कों का, उनके लिए गाड़ी नहीं रुकी और वो गाड़ी अच्छा। फ्रंट आके हमारे लिए रुकी। क्या बात आज है। आपको छोड़ा था। प्लस पॉइंट। हाँ Plus अच्छा, मुझे ये बताएं इकरा, मैं यहाँ ये ज़रूर बात करना चाहूँगी, हम पाकिस्तानियों की बात करें, अगर हम यहाँ आप नॉर्मली इस्लामाबाद में या किसी अदर शहर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के अंदर या मार्केट या कहीं भी पार्क्स के अंदर देखें, डस्टबिन लगी होती है, हम खा के रैपर साइड पे फेंक देंगे, डस्टबिन में नहीं। अगर इस तरह जो टूरिज़म की बात करें, वहाँ ऐसे जो कुछ मकामात हैं जहाँ लोग जाते हैं विज़िट करने के लिए, सैर तफरी के लिए, वहाँ भी ये चीज़ें बड़ी हमें कॉमन देखने को मिलती हैं। क्या हम अपने क्योंकि ये मुल्क हमारा घर है, तो क्या हम अपने घर को साफ़ नहीं रख सकते? क्या आप जिस जगह पे घूमने जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, उसी जगह को आप खुद अपने हाथों से गंदा करके आ रहे हैं? मतलब ऐसा ही है, मैं खुद भी इस चीज़ को, मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम थी तो मैंने एक पोस्ट देखी थी बहुत पहले, उसमें था कि माइंड मेंटालिटी होती है ना, उसका डिफरेंस होता है कि आपका माइंड सेट कैसा है। अब एक इंसान है वो कहता है वो देखो कूड़े वाला जा रहा है, मतलब ये वो है जो कूड़े उठाने वाले हैं, और एक वो इंसान है जो आपको कह रहा है नहीं बेटा ये सफाई वाले हैं, कूड़े वाले तो हम कूड़े हैं, वाले हम हैं, मतलब ये कचरा yes. फैलाने वाले हम हैं, हाँ। ये सफाई वाले हैं जो इस वक्त सफाई Exactly. कर रहे हैं। ये आई थिंक इवन कल हमारे गेस्ट आए थे, उन्होंने भी यही बात की, उन्होंने कहा कि ये घर से तरबियत शुरू हो रही पेरेंट्स को होनी है कि चाहिए, बाहर जो लोग आते हैं हम उसको कहते हैं बेटा जाओ वो बाहर कूड़े वाला है, कूड़े वाला है, नहीं कहना चाहिए, वो सफाई वाला है, कूड़े सफाई वाले वाला, आप हो। गंद तो हम डाल रहे होते हैं, वो Exactly, तो हमारी ऐसा है। जिंदगी को साफ करता है, ऐसा ही वो है। हमसे बेहतर हुआ, बहुत बेहतर है वो हमसे वो बेहतर है, जिससे हम बात नहीं करना चाहते, जिसको हम अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाना चाहते, हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम जिसको कुछ समझते नहीं, इतनी हकारत की नज़रों से देख रहे होते, वो हमसे बेहतर है। इवन मैं कहती हूँ कि ऐसे एजुकेशन का भी फिर फ़ायदा नहीं नहीं फ़ायदा। है, वो इसे कहते हैं ना वो पढ़े लिखे जाहिल, एक वर्ड टर्म यूज़ होती है, शायद इन्हीं हमारे जैसे लोगों के लिए होती है। इवन आप वो खुद पढ़ रहे हो कि गंदगी नहीं फैलानी, जैसे होता है वो दीवार पे ही लिख बचपन से देते हैं लिखा कि ना, सफाई निस्फ ईमान है, बचपन से पढ़ रहे हैं, तो कितने हम सफाई का ख्याल रखते हैं, हम तो खुद गंदगी फैला रहे होते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ हम विजिट के लिए जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, जो इतनी खूबसूरत जगह। पैगाम क्या देंगी नाज़रीन को? सबसे पहले ये मतलब इससे पहले कोई चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे वो पाकिस्तानी होते हैं ना कि मशहूर है कि ये दीवार पर ही लिख देते हैं, दीवार पर लिखना मना है। आय हाय ये कुछ फनी जिस काम से रोका जाएगा हम वही करेंगे। जिस हाँ। दीवार पर लिखा होगा यहाँ कूड़ा नहीं फेंकना, आप देखेंगे कूड़ा वही होगा, जहाँ लिखा होगा लोकेशन पे पार्किंग मना है वही पार्क होगा। ओह माय तमाम गॉड, बाइक्स यानी हम वो वही लोग पार्क हैं होगी। अनफॉर्चुनेटली जिससे मना किया जाए हम वही करते हैं। वैसे आपका पैगाम? मेरा पैगाम लास्ट पे यही है कि यंगस्टर के लिए कि यार आपको अगली सांस का नहीं पता, अगली सांस क्या है, यस। तो आज को जीना स्टार्ट कर दो, कल खुद अच्छा होता जाएगा। क्या बात है, बस यही बहुत पैगाम। शुक्रिया वैसे आपका, इकरा आपका, आज आप बहुत कम बोली हैं, वैसे आपसे बाजी ले गए मैं हर दफ़ा लेता हूँ, आदत है। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, बहुत you. इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही। यकीनन नाज़रीन ऐसे यंगस्टर्स को बुला के उनके साथ डिस्कशन करना, उनकी पैशन, उनके काम को, उनके प्रोफेशंस को आपके साथ डिस्कस करने का मकसद यही होता है कि आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, आप लोगों में भी टैलेंट है, आप लोगों में भी ऐसी स्किल्स मौजूद है, बस उसे समझें, उजागर करने की कोशिश करें, उन्हीं लोगों की तरह आप भी खुद को कामयाब बना सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर आएंगे और ज़बरदस्त मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।